सातवां समूह की जन्म से आप सबको खुशामदीद। मैं इटली के शहर फिदेंसा से आपकी खिदमत में आज की एक मुनफरद और बहुत ही उम्दा मुलाकात लेकर हाजिर हुआ हूँ। मेरे साथ सातवां समूह के मीडिया कोऑर्डिनेटर, मीडिया डायरेक्टर आसम खन्ना साहब भी मौजूद है। आसम खन्ना साहब मोटिवेशनल स्पीकर है, जदीद असला पे तज्जिया नगार है और जंगी मामलात पर बहुत अच्छी गुफ्तगू और नज़र रखते हैं। ये मुख्तलिफ जगह पर अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में सफ़र में रहते हैं, क्योंकि इनको मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस में लेक्चर्स के लिए बुलाया जाता है। वो भी मेरे साथ इस वक्त इस महफिल में शामिल हैं। आज की मुलाकात में हमारे जो मेहमान है ख़ास, वो एक बहुत ही नामवर शायर हैं, बड़ी उम्दा शायरी करते हैं और पाकिस्तान में उनकी मुनफरद हैसियत थी। वो पाकिस्तान के अदबी हलकों की जान थे, अब भी हैं और अमेरिका में इस वक्त मुकीम है और मजहबी स्कॉलर और दानिश्वर भी हैं। उनसे गुफ्तगू में उनका तारफ़ भी पूछेंगे, उनसे बातें भी करेंगे, लेकिन इससे पहले कि उनसे मुलाकात और गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए, मेरे साथ अमेरिका से ही एक बहुत ही मोतबर शख्सियत मौजूद है, ज़फ़र हाशमी साहब, जो उनकी शख्सियत, फ़न और फ़न पर गुफ्तगू में हिस्सा लेंगे। मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ और जनाब अफ़ज़ाल फ़रदौस, जो मुनफरद लहजे के, मुनफरद असलूब के शायर हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, उनको भी खुशामदीद कहता हूँ और आसम खन्ना साहब को भी खुशामदीद कहता हूँ। और जो इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं नाजरीन, उन सब को मैं सब की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। मैं यहाँ पे एक इक़्तिबास जनाब मोहतरम डॉक्टर इनामुल हक जुनैद साहब का पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, जो अफ़ज़ाल फ़रदौस साहब की का तारफ़, मुख्तसर तारफ़ है। वो पंजाबी च लिखा जी, मैं पंजाबी च पढ़ांगा। उन्होंने राय दी है कि डॉक्टर अफ़ज़ाल फ़रदौस उर्दू दे, पंजाबी दे एक मन्ने परमन्ने शायर ते अमेरिका विच शायरां दे एक बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र ने। उन्होंने दोवां ज़बानां ते मुकम्मल अबूर हासिल है ते दोवें ही ज़बानां विच नहायत आसानी नाल उम्दा तरीन शेर कहंदे ने। उन्हां दी किताब रस्ते भुल्ले ख्वाब पंजाबी शेरी अदब विच वाकई एक अनमोला इजाफा है। असलूब के एतबार नाल और यह कहा जा सकता है कि वो उच्चे पाए दे शेर कहन वाले शेर कहन विच जो अपना जवाब नहीं रखते। फिक्री एतबार नाल उन्हां दी सोच एक आफाकी शायर वांगू उन्हां दे जज्बियां दे आले दुआले घूमदी है, जिन्हों असी बुनियादी इंसानी मसले या जज्बे कहने हैं। उन्हां दी शायरी विच जिद्दत भी पाई जाती है ते जिद्दत दे वो अपने ख्यालों नूं ਇਹੋ ਜਿਹੇ लफ्ज़ां दी माला विच परोंदे ने कि पढ़न वाला उन्हां दे शेरां दा दर्द अपने अंदर महसूस करता है। डॉक्टर अफ़ज़ाल फ़रदौस दे लहजे विच जेड़ी कुमिलता फिकर विच जेड़ी गहराई ते असलूब विच जेड़ी रवानी पाई जाती है, वो ना सिर्फ अपनी जगह ते नवी नवेली है। अफ़ज़ाल फ़रदौस नूं एक मुनफरद शायर जेड़ी अफ़ज़ाल फ़रदौस नूं एक मुनफरद शायर बना देंदी है।
डॉक्टर इनामुल हक जवेद पाकिस्तान तो मैं अगे बढ़ना चाहना बड़े प्रोग्रामां च अक्सर मेज़बान जेड़ा वो अपनी मेहमान शख्सियत का तारफ करांदा है, लेकिन असी उन्हां दा तारफ अज जिहड़ी साडी मेहमान मनी परमानी शख्सियत है उन्हां दा तारफ उन्हां दी ज़बान दे विच सुनांगे। तो मैं आना जी अपनी शख्सियत अज दी शख्सियत जिहड़ी है उहदे हल मुलाकात का आगाज करने आ। अफजाल साहब तुहाडा नाम अफजाल फरदौस है, ये सारे जानते हैं। ਇਹਦੇ अलावा भी कोई ना है जिवें अक्सर शायरां दा नाम असल कोई होर हुंदा है ते अदबी या कलमी ना उन्हां होर को रखिया हुंदा है। जी अफजाल फरदौस साहब। जनाब गौरी साहब, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज ये तकरीब मुनक्किद की है और ये इंटरव्यू अरेंज किया है। आप बड़े प्यारे इंसान, आपसे कोई 35-40 साल का ताल्लुक है और आपकी मोहब्बत के लिए कि आपने मुझे इटली बुलाया और वहाँ मेरे एजाज में फंक्शन किया और सैर सपाटा कराया और खिदमत बहुत की, बहुत याद आती है मुझे। और उम्मीद है कि अगले साल जब आप ये करेंगे, सालाना जो आप प्रोग्राम करते हैं, तो उसमें मुलाकात होगी दोबारा से। और अमेरिका से हाशमी साहब और एक दो दोस्त और हमारे साथ आएंगे। नाम का ये है कि पैदाइशी नाम मेरा अफजाल खान था, क्योंकि मेरे दादा का नाम था सरदार खान और वालिद साहब का नाम था जोसेफ सरदार खान। तो एलिमेंट्री स्कूल तक, प्राइमरी स्कूल तक जो है, जब तक मैं गांव में रहा दादा दादी के पास, ताया ताई के पास, मेरा नाम अफजाल खां ही चलता रहा। जब मैं लाहौर आया, छठी जमात पास करके 7वीं में जब था, तो वालिद साहब ने जब मुझे स्कूल में दाखिल कराया 8वीं जमात में, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरा नाम रोशन करो और मेरा नाम जो है ना अपने नाम के साथ लगाओ। और वैसे भी ये अफजाल खान जो है ना, खान शान जो है ये पुराने हो गए, तो आज से जो है ना तुम अफजाल फिरदौस लिखा करो। तो वो जब उन्होंने 8वीं जमात में मुझे दाखिला दिलवाया स्कूल में, तो उस वक्त से मेरा नाम अफजाल फिरदौस हो गया। भाई बहुत शुक्रिया। अभी आपने जिक्र किया अपने दादाजी का, उनके बारे में कुछ बताएंगे कि कहाँ से थे और कहाँ कहाँ आपने अगर हिजरत की, मतलब सियालकोट से लाहौर और लाहौर से अमेरिका, इसके बारे में कुछ बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बड़ा फख्र है इस बात का कि मेरे दादा जो थे वो एक मिशनरी थे। मिशनरी इस सूरत में कि वो बेसिकली सरकारी मुलाजम थे, कोई 100 साल पहले लगा लें। सरदार खान और उनके जो वालिद थे उनका नाम गुलाम रसूल था। उनके वालिद वो लड़ी जो मुसलमानों से हमारे जो बाबा जी थे वो मुसलमान थे, उनके बेटे मुसलमान थे। मेरे दादा के वालिद जो थे वो क्रिश्चियन हुए। नहीं, मतलब वो क्रिश्चियन थे। उनके जद्दे अमजद जो थे वो मुस्लिम थे, काबुल की तरफ से कहीं से आए थे। तो दादा ने सरकारी नौकरी छोड़ के तो स्कॉच मिशन, जो स्कॉटलैंड का क्रिश्चियन चर्च है सियालकोट के एरिया में और उस सारे पंजाब, उसमें एज ए मनाद, एज ए कैटिकिस्ट नौकरी कर ली। और उन्होंने जो है ना वो जाम के चीमा में उनकी अपॉइंटमेंट हुई और चर्च के पीछे एक कनाल जगह थी, तो वो उन्होंने खरीद ली और वहां पर घर बनाया और बाकी जिंदगी जो है उनकी वहीं गुजरी। तो बेसिकली दादा जामके में सियालकोट में रहे और उनके सेकंड सन मेरे वालिद साहब फिरदौस सियालकोटी,
वो सियालकोट में कभी नहीं रहे, लेकिन चूंकि वो सारा एरिया सियालकोट से मंसूब किया जाता है, उसका गांव जाम के चीमा, जहाँ मेरे दादा रहते थे, जहाँ मेरी पैदाइश हुई, तो इस वजह से वालिद साहब का नाम फिरदौस सियालकोट ही था। दादा अलबत्ता सियालकोट में रहे, उनके दो बेटे सियालकोट में थे, हेडमास्टर जेकब सरदार खां और जैक्सन सरदार खां। तो लेकिन बेसिकली हम लोग जाम के चीमा, जो सियालकोट से 17 मील पहले है गांव, वहां पर है, और आबाई घर अभी तक खड़ा है वहां पर। क्या बात, क्या बात। ये बड़ी अच्छी दास्तान। और इंसान जो है हिजरत, बल्कि परिंदे भी हिजरत में रहते हैं। अपने परिंदे तो खैर अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी बका के लिए हिजरत करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम इंसान जो हिजरत करते हैं, हम भी अपनी बका के लिए, अपनी नस्ल के लिए हिजरत करते हैं। मुझे आप ये बताएं कि बचपन के तालीम आपने जाम के चीमिया हासिल की, फिर लाहौर में हासिल की, फिर उसके बाद ये आपको कैसे ख्याल आया कि आप मजहबी स्कॉलर बने और इसमें पीएचडी करें और डॉक्टरेट करें? ये कैसे ख्याल आया आपको? आप तो बहुत अच्छे शेर रोमानी कहते थे, और बहुत कम तवक्को की जाती है कि जो शेर और अदब में होता है वो मजहब की तरफ कम जाता है। ये कैसे मुमकिन हुआ? फौरी जवाब तो उसका ये है कि मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो वाह, क्या कहते। सुवेदार चले। सुबेदार चले, जी जी। तो बात ये है कि सुए यार से सुवेदार तक का फासला बहुत कम है, और कुछ लोगों को जल्दी समझ आ जाती है। और मुझे भी, मैं 40 साल का था जब मुझे ये समझ आ गई, तो मैंने 3 कारोबार और इज्जत दौलत शोहरत सब कुछ यीशु के कदमों में रखा, और पैगंबरी इख्तियार की, और स्कूल ज्वाइन किया, यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। लेकिन उसकी बैकग्राउंड ये है कि मुझे बचपन से ही मज़ाहिब आलम पढ़ने का, सीखने का शौक था। मुझे ये याद, मैं छठी जमात में था, छठी नहीं उससे भी पहले, दूसरी तीसरी जमात में था, तो मेरी चारपाई दादी जी के, जिनको हम मामा जी कहते थे, उनकी चारपाई के साथ होती थी, और वाह, वो मुझे ओल्ड टेस्टामेंट की कहानियां सुनाया करती थी। तो क्या जो बात। बीज बोया वो मेरी दादी ने बोया, और जब मैं अपने दादा की टांगे दबाया करता था, और वो मैंने बताया ना, वो चर्च में मनात थे, कैटिकस थे, तो वो मुझे बाइबल की वर्सेस रटाया करते थे। मैंने क्या जितने मुझे जुबानी याद है अब इस उम्र में, 64 साल की उम्र, वो उस वक्त के दादा के याद कराए। तो बुनियाद मेरी इसी तरह से पड़ी, और रोशन दिमाग लोग थे। गो के दादा मुनाद थे, चर्च में मुलाजम थे, लेकिन थे रोशन दिमाग, और मिलना जुलना हर किस्म के मज़ाहब के लोगों से था। उसके बाद मेरे वालिद साहब, वो तो शायर थे, वो बड़े ही रोशन, ज्यादा बल्कि जरूरत से ज्यादा वो खुले मिजाज के आदमी थे। क्या तो जब लाहौर में मैं रहता था, आज से 37-38 साल पहले, मैं उस वक्त भी मंदिरों में जाया करता था सीखने के लिए, सुनने के लिए, जो लाहौर में मंदिर थे। फिर जी, मैं गुरुद्वारा गुरु नानक साहिब गया, क्योंकि मेरी अम्मी का गांव ननकाना साहिब से बिल्कुल करीब ही है, 4 मील के फासले पर। तो मेरा बाबा नानक से मेरा रिश्ता जमीनी हो गया माँ की तरफ से, और इस्लाम से रिश्ता हो गया बाप दादा की तरफ से। तो दो रिलीजन तो हो गए उसमें मेरे डीएनए में। तो एक क्रिश्चियनिटी और एक जो है वो हिंदुइज्म, क्योंकि मेरी अम्मी का नाम था कौशल्या, जो वाह, राम की अम्मी का नाम भी था कौशल्या, जी, कल्यावती। तो ये सारा कुछ डीएनए में मेरे था, वाह, और कुदरती तौर पर था कि मैं मजहबी तालीम हासिल करूं, और उसमें जो है एडवांसमेंट करते करते मैंने दुनिया के जो 6 मजहब हैं मेजर, यहूदियत, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, इब्राहिमिक फेथ जिनको कहते हैं, जी, और इंडिया के मजहब हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, इनकी क्या, स्टडी,
और इन इलाकों में, मेडिटेरेनियन एरिया में और दुनिया में, जो 9 तहजीबें इन मज़ाहब के आने से पहले मौजूद थी, उनकी स्टडी की। तो मेरा इंटरेस्ट और मेरी जो स्पेशलिटी है वो प्री हिस्टोरिक रिलीजन्स इनको कह सकते हैं, या प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशंस, माइथोलॉजीज, उनमें है। बाबल और नैनवा के बारे में, जी जी। मेसोपोटामिया के बारे में, सुमेर के बारे में, फिलिस्तीन के बारे में, यूनान, हिंदुस्तान। तो ये मेरी स्पेशलिटी। क्या, बहुत शुक्रिया जी। इससे पहले कि हम आपकी फन शायरी की तरफ आए, मैं आसम मकसूद खन्ना साहब की तरफ जाऊंगा कि वो कुछ कहना चाहेंगे। हाँ जी। पहले तो मेरे लिए ये बड़े एजाज की बात है कि इतनी काबिल और मोतबर शख्सियत जनाब इफ़ज़ाल फिरदौस साहब के साथ मैं इस प्रोग्राम में शामिल हूँ। जितनी गुफ्तगू मेरी बदनसीबी है कि मेरी उनसे इतनी वो क्या कहते हैं राब्ता या मुलाकात। मुलाकात नहीं है। तो लेकिन जितनी भी गुफ्तगू हुई है उससे आ, मुझे जिस चीज का एहसास हुआ है कि एक मोहब्बत जो है वो उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा जो है वो हिस्सा है। और ये मोहब्बत जो है ये एक आफाकी मोहब्बत है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने दूसरे मज़ाहब के बारे में बातचीत की है, आमतौर पे ये होता है कि जब कोई किसी खास मजहब में पढ़ के स्कॉलर बनता है तो वो इस तरह वो क्या कहते हैं कि वो दूसरे मज़ाहब के बारे में इतनी वो तारीफ नहीं करता या इतना वो क्या कहते हैं आ, वो गुफ्तगू नहीं करता। लेकिन इनकी गुफ्तगू से जो है दूसरे मज़ाहब के लिए एहतराम नजर आता है, इंसानियत का एहतराम नजर आता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी, आपने उनसे पूछा था कि भी वो कैसे, ये वाकई एक समझने के मौजे वाली बात है कि शायर अदीब जो होते हैं वो सारी इंसानियत के लिए होते हैं। तो ये लगता तो बड़ा मुख्तलिफ सा है कि एक बहुत बड़ा जंप है। इधर मैं जिस इलाके में रहता हूँ एरिजोना में, यहाँ पे वो शेर की एक नस्ल है माउंटेन लायन, पूमास कहते हैं उनको। तो वो बाजुकात एक पहाड़ी से अगली पहाड़ी को पूरा देखे जांचे बगैर दौड़ते दौड़ते जंप लगा के दूसरी पे चढ़ जाए। उसके दरमियान बहुत बड़ी खाई होती है। तो ये एक बहुत बड़ा जंप था जो जनाब इफ़्ज़ाल फिरदौस साहब ने लगाया। तो जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ता है उनकी मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उनसे उनका कलाम भी सुनवाएं हमें, कुछ उर्दू कुछ पंजाबी। जी जी। मैं चलता हूँ दोबारा अपनी बहुत ही खूबसूरत और अजीज शख्सियत की तरफ। मैं पूछना चाहता हूँ, साकवा समूह के नाजरीन ने एक सवाल किया था कि उनसे पूछे जी कि शायरी का गौरी साहब, आपकी आवाज आना बंद हो गई है। हाँ जी, और तस्वीर भी सैकन हो गई है। चलें जब तक वो दोबारा ऑनलाइन होते हैं। आपकी किताब का, दो किताबों का पीछे नाम नजर आ रहा है, एक तो घर याद आता है और दूसरा जो था वो थोड़ा सा कटा हुआ, पूरा मुझे नजर नहीं आया। वो शालोम है दूसरी किताब का नाम, राइट। और या घर, सालोम है? नहीं, शालोम। घर शालोम। याद, घर याद आया और शालोम। घर याद आया जो है वो नॉस्टैल्जिक पोएट्री का मजमुआ है। जी। जितनी भी प्रदेश में वतन को, घर को याद करके पोएट्री की, वो सारी एक किताब में जमा कर दी और उसका नाम रख दिया घर याद आया। और शालोम जो है वो सलाम का, आपको पता कि हिब्रू सब्स्टिट्यूट है सलाम का, जिसका मतलब सलामती, अमन हो। और ये उर्दू की पहली किताब है जो
एंटी वार है और फॉर पीस पोइट्री है ये। और इसमें दुनिया के जहाँ जहाँ जिन जिन खित्तों में वार है उनके अगेंस्ट, मसलन फ़लस्तीन या कश्मीर में या बासनिया या इस तरह के दूसरे इलाकों में जो जंग थी, तो उसके खिलाफ ये शायरी है। और उसमें इल्तिजा ये की गई है कि सारी दुनिया अमन और मोहब्बत से रहे। हाँ जी, अफजाल साहब, आजकल की दुनिया की जो सूरत हाल बनी है वो भी कुछ ऐसी है। यूक्रेन रूस का मामला है, अभी ताइवान और चीन का जो है मामला वो आगे जो है वो बढ़ रहा है, और कहते हैं कि काफी खौफनाक सूरत हाल जो है इख्तियार कर जाएगा। तो ये जो लफ्ज शालोम है, आप एक बहुत ही खूबसूरत थियोलॉजियन है, तो इस पे जरा थोड़ी सी और रोशनी डाले साक व समवा के नाजरीन के लिए। शालोम, आप जैसा कि कहा कि ये राहत का मतलब है सलामती, अरबी और इब्रानी में शालोम कहते हैं। और शालोम एक रोजमर्रा की जो यहूदी आपस में मिलते वक्त एक दूसरे को कहते हैं शालोम, जैसे हम कहते हैं सलाम वैसे वो कहते हैं शालोम। तो उसमें जो हमारे क्रिश्चियन चर्च है, डिनोमिनेशन है, उसमें एक हिम भी है, एक गीत भी है, शालोम टू यू, शालोम टू यू। तो जब मैंने ये किताब तरतीब, पहली बात तो ये कि इसमें से एक नज्म, मैं डियर पार्क यहाँ से 40 मील दूर एक इलाका है, वहाँ मैं पादरी था, एसोसिएट पादरी था। तो वहाँ नासा था जो स्पेस शटल यहाँ से गई थी। तो एक स्पेस शटल मेरा ख्याल है कि 2004 या 5 में ह्यूस्टन से गई थी। तो नासा का एक मुलाजम मेरा एक लेक्चर अटेंड कर रहा था, जिसमें कोई 300-350 लोग आए थे लेक्चर अटेंड करने के लिए। तो उसको मेरा लेक्चर बहुत पसंद आया, तो उसने मुझे कहा कि आप नासा विजिट करें। तो मुझे ये ख्याल आया कि क्यों ना एक नज्म एस्ट्रोनॉट्स के जरिए स्पेस में भेज, क्योंकि जो स्पेस में जो आवाज है और जो कुछ भी बोला जाता है वो फॉरएवर है, वेव्स जो है वो फॉरएवर रहती हैं, क्योंकि खला है। तो एक तो काम ये हुआ कि मुझे याद, सही सन याद नहीं, 5 था, 2005 था या 2006 थी। तो वो नासा के साथ कम्युनिकेशन हुई, बाकायदा पेपर वर्क है सारा, और वो नज्म एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस में प्ले की। दूसरी बात ये कि इसराइल से एक मुसव्वर आया हुआ था ह्यूस्टन, और उसने एक एग्जीबिशन कराई थी जिसमें दुनिया के 22 आर्टिस्टों ने पीस के लिए, शालोम के लिए पेंटिंग्स बनाई थी। तो मैंने ये सोचा कि शालोम का मतलब है पीस, सलामती, अमन हो, आप पर सलामती हो। तो क्यों ना किताब का नाम ही जो है वो शालोम रख दिया जाए। और जैसा मैंने अर्ज किया कि ये उर्दू शायरी में अमन के, पूरी किताब अमन की शायरी पर ये पहली किताब थी। बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू जिम भाई। जी जी, बहुत शुक्रिया। यही होता है कि जब टेक्निकल कोई खराबी पैदा हो तो दूसरा साथी जो है वो संभाल लेता है। तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई थी मुझे, लेकिन प्रोग्राम ऑनलाइन था, चल रहा था। खन्ना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अब आगे चलते हैं, लेकिन उस दौरान जो गुफ्तगू हुई वो भी बहुत उम्दा गुफ्तगू है, और जदीद दुनिया के नौजवानों को वो के लिए बहुत मुफीद होगी। मैं आगे चलता हूँ कि शायरी के बारे में, जैसे खन्ना साहब ने कहा कि उनसे शायरी भी सुनते हैं, तो आपको शायरी का रुझान जो है, रुझान या मिलान, वो कैसे हुआ? कहाँ से आपने शायरी करनी शुरू की? शायरी मैंने तुकबंदी तो शुरू कर दी थी जब मैं 6ठी जमात पास, तो लाहौर आया था वाला साहब के पास। तो वो बड़ी बहन मेरी, जब वो घर में झाड़ू वाड़ू करती थी तो उसमें कोई हुआ पेपर निकलता था, तो मैंने उठा के
एक दो दफा देखा तो वो वाला साहब की कोई नज्म होती थी वाह और मैंने वो पढ़ना शुरू की तो वो उसका बड़ा असर हुआ। बड़ा आर्ट जो है ना उसका उसकी खूबी ये है कि वो जाहिर और आलिम और बच्चे और बड़े सब पर असर करता है। तो मुझ पर नज्मों का असर हुआ और मैंने तुकबंदी शुरू कर दी। कोई सेंस नहीं थी शायरी क्या होती है कि, लेकिन 8वीं जमात में मैंने बाकायदा गजल कहना शुरू कर दिया और जब पहली गजल वाले साहब को दिखाई तो उन्होंने बहुत डांटा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अभी तुम 8वीं जमात में पढ़ते हो, क्या शायरी जी जी करते हो। तो इकबाल को पढ़ो, जोश को पढ़ो, फलां को पढ़ो, हाली को पढ़ो और नज़्में लिखा करो। जी जी तो वो तो मुझसे नहीं हो सका। अलबत्ता ये हुआ कि स्कूल में जब मैं 8वीं जमात में पढ़ता था तो मैं भी शेर टूटे फूटे कहता था, मेरे टीचर जो थे सरवर साहब वो भी कहते थे और स्कूल के जो चपड़ासी थे तमकीन साहब वो भी शेर कहते थे और वो सबसे वाह अच्छे। और क्या क्या इस तरह से जो है वो मैंने 8वीं जमात में शुरू की और 10वीं में पढ़ता था तो 9वीं नहीं पढ़ी मैंने, 7वीं और 9वीं जमात मैंने नहीं पढ़ी। तो वाला साहब ने कहा कि चलो एक मुशायरा है वहाँ, तो वो मुशायरे में मैं पहली दफा शरीक हुआ। 10वीं जमात का स्टूडेंट था और जाहिर है कि मेरी टांगे भी कांप रही थी, कानों से धुआं भी निकल। कहा था कि वो जो गजल तुमने कही है ना, वो गालिब की जमीन में शिद्दत गिरिया से आंखें ऐसे वीरा, जी जैसे जी आंखें कोई बेआबा, ये ना वो जो तुम्हारी तवाज़ात है ना वो सुनाना, क्योंकि जी वहां बहुत बड़े शायर हो गए। तो मैंने उनकी बात नहीं सुनी और वही सुनाई और वो मैं हिट हो गया, उसी वक्त हिट हो गया। उन्होंने 2-3 गजलें नज़में और मुझसे सुनी और जो है उसके बाद से बस आगे सिलसिला चलता चलता यहाँ तक पहुंच गया। अच्छा अफजाल फरदौस साहब, ये मैंने किताब आपकी खोली है, उसमें से जो जो पहले सफ़े पे गज़ल है, पहला सफ़ा नहीं जो भी खुला है उसके 2-3 शेर मैं पढ़ता हूँ और उसके बाद आपकी ज़बानी आपसे कलाम सुनेंगे। एक ये सफ़ा किताब है चलो अगर याद है हरिया शलोम शलोम चलो से उसका 59 पेज है। उस पे एक गजल के चंद अशार मैं पढ़ता हूँ। फूल हवा से डर जाता हूँ, हम्म, फूल हवा से डर जाता हूँ, डर जाता, फूल हवा से डर जाता है। सॉरी मैं वो लहजा फूल हवा से डर जाता है, मौसम भी क्या कर जाता है, हाँ, मौसम भी क्या कर जाता है, पतझड़ के सूखे पत्तों से सारा आंगन भर जाता है। हाँ, जाने वाले देखा तूने हाँ, कैसे साल गुजर जाता है। क्या बात है। कैसे कितनी जल्दी उम्र गुजर गई और इतने साल, इतनी ममालिक का सफर आपने किया और कहाँ से चले और कहाँ पे अब आप पहुंचे। यानी कि आपने अजमतों का सफर शुरू किया और अजमत हासिल कर ली, नामवरी हासिल कर ली, शायरी में एक मुनफरद मकाम हासिल कर लिया। तो हम साकवा समूह के नाजरीन के लिए चाहते हैं कि आप कुछ अपने अशार अनाज फरमाएं। मेरी एक गुजारिश है कि हमारे साथ बड़े बहुत शायर और दोस्त गजनफर हाशमी साहिब हैं। जी जी तो टेक्निकल इशू का कोई पता नहीं होता, जैसे अभी थोड़ा आपके साथ हो गया था, जी जी तो क्यों से बात कर लें, उनसे राय ले लें, तो फिर बाकी का सिलसिला जारी रखते हैं। जी हाशमी साहब अपना माइक खोल ले। हाँ जी। जी मैंने तो मैंने ये जी समझा था कि शायद मुझे भूल गए। नहीं नहीं, ये और हमारा जो ये फॉर्मेट है वो ऐसे है कि पहले मुलाकात जिससे करते हैं उसकी निजी हालात वगैरह और फिर शायरी और फिर फन शख्सियत पर मेहमानाने ग्रामी से
उनके अच्छा, ख्यालात सुनते हैं। लेकिन जैसे नहीं कोई नहीं, ये जी, तो एक, चूंकि हम थोड़े ही लोग हाशमी हैं तो साहब ये जी, थोड़े ही लोग हैं तो इंटरेक्टिव इंटरेक्ट। सिलसिला हाँ होना चाहिए, और जितनी जल्दी बात हो जाए अच्छा। उन्होंने सही कहा कि कोई पता नहीं, ये जी, जी। टेक्नोलॉजी ऐसी है। जी, जी, बिल्कुल तो सही फरमाया। बहुत शुक्रिया आपका, और आपने वक्त दिया हमें मिलने का, आपसे बात करने का, और आपने बड़ा बर वक्त और बड़ा अच्छा मुस्तहसन ये कदम है आपकी तरफ से कि आपने डॉक्टर अफजाल फिरदौस के लिए एक नशिस्त रखी। अच्छा होता कि और भी दोस्त इसमें शामिल हो जाते, लेकिन शायद वो कुछ मिसकम्युनिकेशन आप हुई है जिसकी वजह से वो नहीं आ सके। तो ज़्यादा दोस्तों के होते हुए हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि डॉक्टर अफजाल फिरदौस की शख्सियत ऐसी है कि ये इनके अहबाब की तादाद बहुत है, और लोग इनसे मोहब्बत करते हैं, और अच्छे अहम लोग इनसे मोहब्बत करते हैं। तो एनीवे जी, जी, बेशक। मेरा ताल्लुक इनसे पाकिस्तान से है। जब मैं पाकिस्तान में था तो तब से है, और मेरा जब आना थोड़ा बहुत शुरू हुआ तब मुलाकातें हुई, और मुशायरों में, और दूसरी तो उस वक्त इनसे आगाज़े जो शनासाई था वो हुआ। लेकिन वक्त के साथ जब यहाँ आ गए और यहाँ रहना शुरू किया, और तो फिर ज़्यादा मौका मिला एक दूसरे को जानने का, और एक दूसरे को करीब होने का, और एक दूसरे के काम को जानने का। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं अपने आप को उन लोगों में शुमार करता हूँ जो डॉक्टर अफ़ज़ाल फ़िरदौस के अहम दोस्त हैं, और जिनसे वो मोहब्बत करते हैं, जिनसे हम मोहब्बत करते हैं। क्या और बहुत सच्ची बात तो ये है कि हम लोग एतराफ़ नहीं करते। हमारे अंदर ये खराबी है कि हम लोग एक-दूसरे को उम, जानते तो होते हैं, लेकिन मानना नहीं चाहते, और हम उनके काम का, उनकी शख्सियत का, उनकी खूबियों का एतराफ़ नहीं करना चाहते। लेकिन अफ़ज़ाल फ़िरदौस साहब जो हैं, इन्होंने इस वक़्त जिस स्टेज पे वो आ गए उम्र की, जिस मरहले में, अगर पीछे मुड़ के देखें तो एक बहुत ही एक ताबिंदा और दरख्शां बाब है उनकी ज़िंदगी का, जो उन्होंने तख्लीकी काम किया है। अच्छा, तख्लीकी काम सारे ही करते हैं। जी, शायर जी, भी बड़े अच्छे होते हैं, और बिल्कुल। स्कॉलर भी होते हैं, लेकिन इनके यहाँ जो अहम बात है कि इन्होंने अपनी बुनियादी पहचान कर रखी शायर के तौर पे, और शायरी में अपना एक अलग नाम, और अपना अलग उसलूब, और अलग रंग रंग जो है वो बरकरार रखा अब तक। यानी जो होता ये है कि तख्लीकी जो सोते होते हैं इंसान के, वो आहिस्ता-आहिस्ता खुश्क हो जाते हैं। लेकिन इनके यहाँ ऐसा नहीं है। ये उसी तरह माशाअल्लाह रवां-दवां, और नई ताज़ा चीज़ें जो हैं, और बड़ी मज़बूत चीज़ें जो हैं हमें सुनने को सुनाते हैं, और लिख रहे हैं माशाअल्लाह। तो ये एक बड़ी अहम बात है। इनके यहाँ जो जो मुझे अट्रैक्ट करती है बात, वो ये है कि एक ऐसा शख्स जिसकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं। तख्लीकी पहलू तो है ही, किताबों की शक्ल में, शायरी की शक्ल में, लेकिन जो इनका दूसरा पहलू है, एक एज़ अ स्कॉलर, मज़हबी स्कॉलर, और कंपैरेटिव रिलिजन पे इनका जो काम है, इनकी जो दस्तरस है, इनका जो लेक्चर्स हैं, वो एक अलग नौइयत का इनका काम है। और फिर पाकिस्तान के लिए भी एक एज़ाज़ की बात है कि वो यहाँ पे एक वाहिद, पहले और वाहिद जो हैं वो एक पास्टर की तौर पे वो सामने आए, और हमारे लिए एक शनाख्त का बायस बने। ये एक बहुत अहम बात थी। और आप जो भी इनसे बात कर लें, कि जिस टॉपिक पे भी बात कर लें, इनके पास उसी तरह बात करने का मुतालिया और पीछे झलकता होगा, रिसर्च इनके सामने होगी। तो ये मेरे लिए एक अहम बात है। और मैं चूँकि खुद भी इसी तरह का हूँ, कोशिश करता हूँ कि ऐसा हूँ, तो इसलिए मेरा ज़्यादा जो मैलान है, और ख़्वाहिश है, और वो ये है कि मैं इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा मिलूँ और वक़्त गुज़ारूँ। अ अ, दूसरी अहम बात ये है कि अ,
इन्होंने कभी कोशिश नहीं की, यानी अगर ये चाहते तो बहुत यानी शोहरत और नामवरी या वो तो इनके पास खुद ब खुद आती गई, वो खुद ब खुद आती गई, इनकी कोई क्या इसमें कोई कहते डेलिब्रेट एफर्ट नहीं है, हैं? वो इनके काम की वजह से है। लेकिन इन्होंने वो जो एक एक नॉर्मल एक जो हमारे यहाँ एक तरीक़ेकार है, मुशायरे पढ़ने का चक्कर और अदीबों की जो आपस की जो मसाइल हैं, वो इनके यहाँ नहीं है। यानी आपको पता है कि अदीब जो बेसिकली एक किसी ने कहा था कि अदब एक अदना सतह पर एहराम बाँधने का अमल है जी, और एक फ़कीराना अमल है। अब आप अगर उस फ़कीराना अमल से बाहर निकल जाएँगे, तो फिर आपके अंदर वो बरकत भी नहीं रहेगी जो होनी चाहिए। क्या तो वो इनके यहाँ बरकत है और इनके यहाँ ये वैसे शायरी भी एक अजीब-ओ-गरीब चीज़ है, ये शोहरत जिसे हम कहते हैं, ये हर किसी को तो नसीब भी नहीं होती ना। इवन जी, जो सच तिलिस्माती है। एक फ़ज़ा होती है शायर की, वो मुख्तलिफ जहानों के उँगली पकड़ती है आपकी और आपको सैर कराती है। हैरत के दर वाक़ करती है आप पे और जी, आपको कहीं-कहीं तो आपको वो हैरत के दर वाक़ करती है आप पे, लेकिन कहीं-कहीं आपको सिर्फ़ झाँकना ही नसीब होता है। तो ये किस्मत की बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में ही अगर मोहब्बत मिल जाए, पज़ीराई मिल जाए, शोहरत भी हो, लोग शोहरत बहुत ज़रूरी नहीं होती, इतना काफ़ी होता है कि आपको लोग जानें कि हाँ भई ये बंदा है इसने बड़ा ठोस काम किया है, बड़ा अहम आदमी है, बड़ा अहम काम किया है। वो बड़ी इम्पोर्टेंट होती है बात। तो जी, ये बहुत इनकी ये खुशबख्ती है, ये उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिनको लोग अ इस दौर में जो नहीं जानते या नहीं पहचानते या जानना नहीं चाहते या एतराफ़ करना नहीं चाहते, वो भी मानते हैं। ये डॉक्टर फ़ज़ाल फ़िरदौस का इस शहर में ही नहीं, अमेरिका में बुनियादी काम था। और यहाँ पे जब ये आए थे, मैं तो यहाँ नहीं था, लेकिन अ, बताने वाले बताते हैं कि जो बुनियादी काम किया है अदब के फ़रोग़ का, मुशायरों की तरोीज का या शायरों की भी पज़ीराई का, वो भी डॉक्टर फ़ज़ाल फ़िरदौस ने ही शुरू किया, एक मायार के साथ। वैसे तो शायद करते ही जी, होंगे लोग, लेकिन जो एक अच्छी सतह का जो काम था, वो डॉक्टर फ़ज़ाल फ़िरदौस ने किया। तो मैं सच्ची बात है कि आपको इनके अंदर हर वक़्त एक जो तख्लीकी जब इनकी हम ग़ज़लें सुनते हैं या इनकी हम नज़्में देखते हैं या पढ़ते हैं, तो एक फ़ज़ा होती है, एक हाला होता है जो आपको अपने गिरफ्त में लेता है। ये वो कैफ़ियत है मैं बयान कर रहा हूँ जो मैं इनको सुनता हूँ जब मुशायरों में। ये जब पढ़ते हैं, तो आपको फ़ौरी तौर पे अपनी कैफ़ियत के अंदर ले जाते हैं। एक हाला-सा, एक हसार-सा होता है आपको और आप उसको सुनने पे मजबूर होते हैं। ये बड़ी खूबी है। ये ऐसी खूबी है जो अल्लाह ने इनको अता की हुई है और इस पे ये खुश भी हैं और यहाँ पे अच्छा फिर ये भी है कि लोग 10-10 किताबें लिख लें, 20-20 किताबें लिख लें, लेकिन शेर याद नहीं होते लोगों को, जी, शायरों को। लेकिन डॉक्टर फ़ज़ाल फ़िरदौस के शेर लोगों को याद हैं और वो जब शायरा पढ़ते हैं, तो लोग उन्हें बताते हैं कि जी आप वो फलाँ शेर सुनाएँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोग जो हैं इनकी शायरी को पसंद करते हैं और उनको शेर याद हैं और वो उनके ज़हनों के अंदर वो गूंजती हैं चीज़ें। तो ये भी बड़ी अहम बात है और आपने जो काम किया है वो बहुत अहम काम है। आपने एक एक ऐसे शख्स के साथ एक नशिस्त की है जो ना सिर्फ ये है कि उसको डिज़र्व करता है बल्कि इससे ज़्यादा डिज़र्व करता है और ऐसी चीज़ें होती रहनी चाहिए और और ज़िंदगी में ही हो जानी चाहिए। जी, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि ये जो मार्केटिंग का दौर है ना, तो मार्केटिंग के दौर में आपको ढोल पीटना पड़ता है, अपने आप को बताना पड़ता है कि मैं हूँ, आपको आवाज़ें लगानी पड़ती हैं, ऐलान करना जी, पड़ता है, मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं आपको अपना आप को बताने के लिए। ये है कुछ किसी न किसी हद तक बताने के लिए। तो डॉक्टर फ़ज़ाल फ़िरदौस के लिए
ये जरूरी था, क्योंकि उन्होंने खुद तो करना नहीं, वो तो अब ऐसे ही रहेंगे। और एक होता ना, एक वक्त आता है जब आप हो जाते हैं जिंदगी में, आप भर जाते हैं, यानी आपके अंदर आप भर गए हैं बस। इसके बाद जैसे लगता है कि अब और क्या हो, यानी आपकी किताबें आ गई, आपकी शायरी अच्छी आ गई, आपको पसंद करने वाले हैं, आप अदबी रिसालों में छप गए, और तो उसके बाद मुशायरों में आप बुलाए जाते हैं। तो एक वक्त आता है कि आप कहते हैं अ, आप बेनियाज हो जाते हैं नामो नमूद से, और हाँ, अपनी तसल्ली के लिए, अपनी अपनी इत्मीनान के लिए, आप दिली इत्मीनान के लिए आप शेर कहते हैं, आप दोस्तों से मिलते हैं, आप उनको खाना खिलाते हैं। तो ये है इस वक्त सूरत हाल। लेकिन माशाल्लाह अभी भी ये उसी तरह एक्टिव है, दोस्तों को बुलाते हैं। हमने 2-3 दिन पहले ही इनके यहाँ एक अच्छा खाना खाया है, और ये खाना जो है वो महीने में 2-3 दफा हो जाता है। हो जाता है। और वो क्या खाना ही नहीं है, उसमें अदबी गुफ्तगू होती है, उसमें खाना ज़ाती तो गुफ्तगू। बहाना होता है ना। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो ये माशाअल्लाह ये सिलसिला जारी है, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, सेहतमंद रखे, और ये इसी तरह अच्छे शेर कहते रहें और हमें सुनाते रहें, और हम इनके साथ दोस्ती और मोहब्बत का जो है वो दावा करते हैं। क्या बात है, बहुत शुक्रिया हाशमी साहब। आप अमेरिका से थे, बड़े अच्छे अल्फाज में आपने खराज तहसीन पेश किया हमारे मेहमान दूल्हा को। अब आते हैं अगले सेशन की तरफ। जी। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा जनाब अफजाल फरदौस से कि वो साकवा समूह के बहुत से नाजरीन इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी ज़बानी अशार सुने, तो हमें कुछ अशार नवाज़े अता कीजिए। एक छोटी सी गुस्ताखी करना चाहता हूँ। जी वो एक के जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, तो जी जी चलते थे, तो मसलन हम गए हैं स्टेक के रेस्टोरेंट पर, जी तो हुँ, वहाँ टाको डिमांड किए, मैक्सिकन फूड डिमांड किया या जी इटालियन डिमांड किया, तो मैं उनसे नाखुश होता था कि जिस रेस्टोरेंट हो वहां का खाना खाओ। जी जी हाँ, बिल्कुल। जिस तो शहर आप में, जी जी, तो सच आप कहा आपने। हाँ, तो आपने मेरी किताब शालोम, जो कि 99% जो थी वो क्या थी, अपना पीस की शायरी है, की शायरी, उसमें से आपने गजल निकाल के कही। हालांकि मेरा ख्याल ये था कि आप उसमें से किसी नज्म को टच करेंगे नहीं, कि मैंने ऐसे किताब खोली, जो सफा आया वो मैंने पढ़ दिया, क्योंकि एक एक लफ्ज आपका लिखा हुआ इन्होंने सोना असल में इन्होंने असल में फ़ाल निकाली। है। बिल्कुल ऐसे ही से, ऐसे ही, क्योंकि अच्छा, ऐसा है कि मैं बिल्कुल ताजा शेर कुछ आपकी नजर करता हूँ, सुनने वालों की नजर के। नींद में डूबा गांव जगाने आया, वाह, वाह! क्या क्या कहने, बात। क्या कहने। नींद का गांव जगाने आया हूँ, सन्यासी हूँ शंख बजाने आया हूँ। वाह! वाह। आहा, क्या कहने। नींद क्या में बात। डूबा गांव बचाने आना, नींद में डूबा गांव जगाने आया, सन्यासी हूँ शंख बजाने आया हूँ, वाह! तेरी रात की पथरीली दीवारों में, वाह, वाह! क्या कहने, क्या कहने। तेरी जात की पथरीली दीवारों में दीवारों में। खिड़की और मेहराब बनाने आया। बहुत आहा, अच्छा। वाह, क्या वाह! वाह कहने, क्या बात। क्या कहने। तेरी जात की पथरीली दीवारों में खिड़की और मेहराब बनाने आया। बनाने आया। वाह, वाह, वाह! तू तू लोगों को ताबीरें दे देता है, हाँ, हाँ। आहा, क्या कहने। तू लोगों को ताबीरें दे देता है, मैं भी अपना ख्वाब सुनाने आया हूँ। वाह बहुत क्या अच्छा, बात है। वाह, क्या कहने, क्या कहने, बहुत खूब। मैं भी अपना ख्वाब सुनाने आया बहुत हूँ, अच्छा। तेरे शहर में अच्छी धूप निकलती है, हाँ, वाह, हाँ। वाह क्या आहा, बात, क्या बात क्या है। बात है। बहुत तेरे खूबसूरत।
अच्छी धूप निकलती है, सो मैं गीली आंख सुखाने आया हूँ। बहुत आहा, अच्छा। क्या वाह कहने, वाह, क्या क्या बात कहने, है, बहुत खूब, क्या बहुत बात है। खूब, क्या कहने, क्या कहने, शहर बहुत में खूब। निकलती बहुत है, अच्छा। तो मैं गीली आंख सुखाने आया हूँ। सब कुछ वैसे का वैसा है तेरे बाद। हाँ, वाह, क्या सब कहने, कुछ का वैसा है तेरे बाद, बस इतनी सी बात बताने आया। वाह, क्या बात बस है, वाह क्या इतनी बात सी बात बताने आया, आने आया। क्या वाह। कहने, क्या कहने, ऐसा है तेरे बाद, बस इतनी सी बात बताने आया हूँ। मेरा नाम सिद्धार्थ नहीं है ए पीपल। हाँ, वाह, मेरा नाम सिद्धार्थ, सिद्धार्थ है ए पीपल। मैं तो बस थोड़ा सस्ताने आया। वाह क्या वाह, बात। क्या कहने, वाह। क्या कहने, बहुत खूब। मैं तो बस थोड़ा सस्ताने आया हूँ। मेरा कोई काम नहीं इस बस्ती में। हाँ, वाह जी वाह, मेरा क्या कहने, काम नहीं इस बस्ती में। मैं तो बस आवाज लगाने आया। वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने, बहुत खूब। दोबारा पढ़िएगा प्लीज, वो थोड़ा कट गया था। वाह। मेरा कोई काम नहीं इस बस्ती में। मैं तो बस आवाज लगाने आया वाह। हूँ। आवाज क्या बात, लगाने आया, क्या क्या कहने, बात। तू लोगों को ताबीरें दे देता है, हाँ, मैं भी अपना ख्वाब सुनाने आया। आप सुनाने आया। वाह, क्या बहुत कहने, खूबसूरत, बहुत बहुत खूब, खूबसूरत। बहुत खूब। खिड़की और मेहराब बनाने। तेरी हाँ जी जात सर। पथरीली दीवारों में, वाह। तेरी जात की पथरीली दीवारों में दीवारों में। खिड़की और मेहराब बनाने आया। आया, क्या क्या कहने। कहने, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या कहने। काफी है मेरा ख्याल है। नहीं, एक और अता कीजिए। और एक और सुनाइए सर। सुनिए। अच्छा, आपने ये तो मैंने पढ़ के सुनाई थी, तो आपने कहा जुबानी, तो मैं जुबानी कोशिश करता हूँ जी जी, कि शाखों से लपकता हुआ गुंचा निकल आए। वाह। वाह, शाखों से लपकता हुआ गुंचा निकल आए, फूलों में से महबूब का चेहरा निकल आए। वाह। क्या वाह, बात। क्या कहने, फूलों वाह, में फूलों में से का, महबूब का चेहरा निकल आए, क्या कह रहे। तुम गार के चेहरे पे से जाले तो हटाओ। हाँ, वाह, तुम गार के चेहरे पे से जाले तो हटाओ, शायद किसी दरवेश का हुजरा निकल आए। आहा, क्या वाह, बात है, क्या, बहुत खूबसूरत, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत क्या खूबसूरत। कहने। तुम गार के चेहरे पे से जाले तो हटाओ, तो हटाओ। वाह। शायद किसी दरवेश का हुजरा निकल आए। वाह, क्या इस कह रहे, रात क्या कह रहे। तारीख पुरस्रार गुफा से, वाह। वाह, इस रात की तारीख पुरस्रार गुफा से उड़ता हुआ सूरज का परिंदा निकल आए। वाह जी वाह, वाह। बहुत खूबसूरत, परिंदा निकल बहुत आए, खूबसूरत। क्या कह रहे, क्या कह उड़ता रहे। सूरज का परिंदा निकल आए, और इस बार जरा तेज बनाना मेरे रंगरेज। वाह। वाह, इस बार जरा तेज बनाना मेरे बनाना रंग, मेरे रंगरेज। ऐसा न हो ये रंग भी कच्चा निकल आए। कच्चा निकल बहुत आए, अच्छा। बहुत क्या खूब, कह रहे, बहुत क्या कह रहे, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या कह रहे। कि कच्चा निकल आए, मैं वक्त की गलियों में किसी मोड़ पे निकलूं। हाँ, वाह, मैं वक्त की गलियों में किसी मोड़ पे निकलूं, खूब। आगे से लड़कपन का वो लड़का निकल आए। बहुत अच्छा। हाँ हाँ हाँ, वाह, बहुत क्या खूब। कहने, क्या कहने, बहुत खूब, मैं बहुत खूब, वक्त बहुत उम्दा। हूँ, आगे से लड़कपन का वो लड़का निकल आए। लड़का निकल आए। लगता है कि 3-4 जानरास हैं, अगर उसमें आप कुछ उस तरह से करते तो अच्छा था। अब मैं आपको ना एक जो बड़ा बेसिक 100-200 साल पुराना, बल्कि जब से इंसान है तब से जो एक स्टाइल जिंदगी का और शायरी का चला रहा है, वो है रोमानवी या रुमानी, इश्क। जी जी, बिल्कुल।
तो 2-3 शेर उसके सुन लीजिए। जी जी बता कीजिए। ऐसा है कि वो तो बात से बात बना देती है। हाँ हाँ वाह वाह वाह, वो ऐसा तो है वो तो बात से बात बना देती है, वाह थोड़े काजल से इतनी रात बना देती है। वाह क्या कह रहे हैं, वाह क्या कह रहे हैं, बहुत खूब। बहुत खूब। ऐसा है कि वो तो बात से बात बना देती है, थोड़े से काजल से इतनी रात बना देती बना है। देती है, वाह क्या कह रहे हैं। ऐसे जैसे सेबों और बादाम के फूल खिले हों। हाँ हाँ वाह वाह ऐसे जैसे सेबों और बादाम के फूल खिले हों। हंसती है तो चेहरे पर बागात बना देती है। वाह वाह, क्या बात क्या कह वाह रहे क्या हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। वाह 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 हंसती है, चेहरे पर बागात बना देती है, और उसकी आंखों में जैसे बादल छाए रहते हैं। हाँ हाँ वाह उसकी आंखों में जैसे बादल छाए रहते हैं, पानी की 2 बूंदों को बरसात बना देती है। बहुत अच्छा वाह, क्या बहुत कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, पानी बहुत की खूब। 2 बूंदों को बरसात बना देती है। वाह वाह और या तो वो कोई जादूगर है या कोई देवी है। हाँ हाँ वाह या कोई जादूगर है या कोई देवी है, जो मेरे मिस्रों को भी आयात बना देती है। वाह, बहुत क्या कह क्या रहे हैं, बात क्या क्या कह बात रहे हैं, बहुत खूब। या कोई जादूगर है या कोई देवी है, जो मेरे मिस्रों को भी आयात बना बहुत अच्छा देती। क्या बात चाहूं तो सहराओं में एहराम बना सकता हूँ। हाँ वाह हाँ चाहूं तो सहराओं में एहराम बना सकता हूँ। कुदरत मेरे हाथ से इतने हाथ बना देती है। बहुत अच्छा वाह, क्या क्या बात कह रहे हैं, क्या क्या कह बात रहे हैं, बहुत क्या कह रहे हैं, खूबसूरत। बहुत खूब। हाथ से इतने हाथ बना देती है, ऐसे जैसे सेबों और बादाम के फूल खिले हों। हाँ हाँ वाह 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 तो वाह वाह, बहुत खूबसूरत तो बहुत वाह डॉक्टर जी साहब वाह। मैं अगर इजाजत दें तो मैं इजाजत ले लूं, क्योंकि मुझे कहीं पहुंचना है। तो आप लोग गुफ्तगू जारी रखें। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, खुलूस का, आपके अफजाल वक्त साहब का। से भी इजाजत ले लूं ना मैं। जी थैंक जी यू थैंक यू फॉर योर वारी साहब ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। कभी मौका ही देगा खुदा ना कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ। हाँ इंशाल्लाह जरूर आओ, और ਤੁਹਾਡਾ अपना है दोस्त ने कर दें सारे। जी जी, ਤੇ बहुत चलो बहुत शुक्रिया शुक्रिया, और बड़ा मजा आया। इंशाल्लाह मुलाकात दोबारा होएगी, ਤੁਸੀਂ जारी रखो। थैंक यू। जी, बहुत शुक्रिया जी। खन्ना जी ਤੁਸੀਂ मैं पंजाबी से शुरू हो गया। खन्ना जी ਤੁਸੀਂ खन्ना जी आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में, हाँ जी, सबसे जो अभी पहले तो मैं ना गुफ्तगू वो हुई है। हाशमी साहब चले गए हैं, उन्होंने अफजाल साहब के बारे में बहुत खूबसूरत कमेंट्स दिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। अ, मैंने अभी तक जो सुना, जो गुफ्तगू हो रही है, वो आपने इनका शेर पढ़ा था कि फूल हवा से डर जाता है, जी, मौसम भी क्या कर जाता है। मौसम भी क्या कहते हैं। जो नेचुरलनेस है ना इनकी शायरी में, फितरी, एक तो फितरी रिचाव है, और दूसरा ये जो है फितरत के साथ जो कनेक्शन है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और हाशमी साहब की एक बात को मैं और आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ कि जो कल्चर ऑफ अप्रिसिएशन है ना, वो बहुत कम है। कि लोग मर जाते हैं तो फिर हम कहते हैं कि ये इंसान बहुत अच्छा था, इसके बारे में बात करते हैं। तो साकवा और समवा का काम ही ये है कि हम इंसानों की जिंदगी में जो है उनको सराहते हैं, जी और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि उनका जो मेयार है, जो मकाम है, जो तहसीन है, उनको जो है वो दी जाए। अ, मैं ज़ाती तौर पे जो है वो अफ़ज़ाल साहब का इस प्रोग्राम के थ्रू शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक तो कि इन्होंने अदब में जो ये जो कंट्रीब्यूशन किया है, ठीक है, होता जी यूँ है कि अमेरिका एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल और
इनोवेशंस के हवाले से एक बहुत बड़ी सरजमीन है। यहाँ पे आके इंसान पैसों की दौड़ में गुम हो जाता है, रिश्ते भूल जाता है, अपनी मिट्टी भूल जाता है, अपनों को भूल जाता है। लेकिन इन्होंने अ, एक कंट्रीब्यूशन किया है। कंट्रीब्यूशन इस हवाले से कि इन्होंने लैंग्वेज जो है उसमें अपने अशार जो हैं, अपनी गज़लें और नज़्में लाकर अपना एक सिर्फ कंट्रीब्यूशन, शायद छोटा लफ्ज़ है इनके लिए, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इन्होंने किया है। और फिर जो इन्होंने नई-नई तराकीब, अलामतें, वो जी जी। नौजवान नस्लों के लिए एक एग्ज़ाम्पल भी छोड़ी है। वो अपना शेर सुना रहे थे कि तुम्हारे शहर की धूप अच्छी लगती है। क्या कहते हैं, वाह। तो ये एक अभी धूप जो है, लोग अगर साइंटिफिकली बहुत ही ज़बरदस्त शेर है। हर जगह पे धूप भी एक जैसी नहीं होती। जी ये जी। हमारे एरिज़ोना की धूप जो है ना, ये तौबा-तौबा करवा देती है। तो बिल्कुल सही। लास वेगास की, एरिज़ोना की, लेकिन कुछ जगहों पे कैलिफोर्निया में धूप थोड़ी मुख्तलिफ होती है। ठीक है? जी जी। तो एक तो जो ये शेर इन्होंने कहा है कि ये साइंटिफिकली जो है ना, और इससे पता चलता है कि जो शायर है उसकी सोच कितनी गहरी है और वो कितनी शिद्दत से जो है ना, वो चीज़ों को महसूस करता है। तो मैंने जो चीज़ नोट की, एक तो वो नेचुरलनेस है, फितरत के करीब शायरी है, और दूसरा ये जो है कि एहसास की शिद्दत को जो है ना, क्या वो ये कहते किसी और ही लेवल पे जो है वो ले जाते हैं। और दूसरा जो इनका थियोलॉजिकल रंग है, वो बड़ा नज़र आता है। भई मैं अपनी आँख सुखाने आया हूँ। हैं, हाँ, वाह। ये क्या एक कह वो रहे हैं। एक हीलिंग जो है ना, हीलिंग, जी वो जी बिल्कुल। लोग यीशु मसीह के पास चले जाते थे, तो एक वो हीलिंग का जो सिलसिला है ना, लेकिन उसको शायरी में जिस तरह से परो दिया है, वो कमाल है अफ़ज़ाल साहब। तो आपके इस कंट्रीब्यूशन के लिए ज़ुबान में, कल्चर के हवाले से, और नौजवानों के लिए एक वो क्या कहते हैं कि एक बहुत अच्छी और खूबसूरत ज़ाती और शायराना एग्ज़ाम्पल के लिए हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं आपके लिए। मैं जी बहुत शुक्रिया हूँ खन्ना साहब आपकी बात का, जो आपने 2 बातें नोट की और भी बहुत सी जो बातें की। तो उसमें ये है कि ये जो ग़ज़ल मैंने पहली सुनाई, उसमें 4-5 मज़ाहिब की झलक है जी। और वो सिद्धार्थ वाला शेर है, आपको पता है कि वो हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वो उसको बुद्धिज़्म को टच करता है और 9 वाला जो शेर है वो नोहा की हज़रत नूह के तूफ़ान को टच करता है और इस तरह से। तो बात ये है, मैंने ये डिसाइड किया था जवानी में ही कि मैंने जब तलमीहात यूज़ करनी है, मसलन जो ग़ज़ल का वो शेर था कि गार के चेहरे पे से जाले तो हटाओ, तो वो गारे सौर का ज़िक्र है। लेकिन क्या। इस तरह से कहना है कि वो शेर रहे और आला शेर रहे, अच्छा शेर रहे, वो वाक़या नगारी ना हो जाए। जी। ये मैं बहुत मैं मैं इसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि आप देखें कि आम गुफ्तगू जो है उसमें कतियत होती है, उसका सीधा सीधा मतलब होता है, लेकिन जो आप शेर कहते हैं उसमें तयदारी होती है। है होल। उसमें बिल्कुल, वो जैसे अरस्तू ने कहा, अफलातून ने कहा, एक ने कहा कि निकाली है, दूसरे ने कहा ये जिंदगी है। उसके बाद पहली सदी ईस्वी में लॉन्जाइनस यूनानी नुकात पैदा हुआ। उसने जो चीजें कही कि एक आदमी एक तरफा और आला अदब को तख्लीक करने के लिए 5 चीजों का होना बहुत जरूरी है। राइट। इसकी तरफ हाली ने भी इशारा किया, लेकिन हाली ने 2-3 के बाद बस कर दिया। लेकिन उसने कहा कि जी अजमत ख्याल होना चाहिए शेर का, उसके बाद शिद्दत जज्बात होनी चाहिए, और तीसरा उसने कहा कि अल्फाज का चुनाव होना चाहिए, और चौथा उसने कहा कि इन अल्फाज जो शायर ने चुने हैं उसको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा लफ्ज आना है, कैसी तरतीब से आना है। फिर उसने पांचवा कहा कि सनाए बदाए, जो आपने कहा तलमीहात, इशारे, कनाइये, ये सारे वो सारी चीजें आप में नजर आती है, और आपकी शायरी जो है वो आला अदब में शुमार होती है।
करनी चाहिए, लोगों को इसका इकरार करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ इसका अभी रिवाज पैदा नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ नकात और तहकीक नकार आटे में नमक के बराबर है। जो तहकीक सही जो करते भी है वो अपने हल्के में करते हैं, अपने जानने वालों के बारे में करते हैं। हालांकि जिस शायर जो 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 आपकी शायरी में चीजें पाई जाती हैं वो बहुत शायरों में कम है जो मौजूदा दौर में है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप पे जितना लिखा जाए उतना ही कम है। तहकीक की जाए, मकाले लिखे जाए आप पे, आपकी शायरी को लोगों में सुनाया जाए ताकि उनको पता चले कि हमारे यहाँ एक शायर ऐसा भी है जो आला अदब का मीमार है। तो आगे चलते हैं। थैंक यू भाई साहब। मैं जो है ना, आपने मुझे, मैं तो लॉन्जाइनस को भूल गया हुआ था, आपने नाम लेके बड़ा अच्छा किया कि याद कराया। तो यूनान चलते हैं कि मैंने जो कहा ना कि तहजीबें मैंने पढ़ी हैं, उनमें से यूनानी तहजीब थोड़ी सी और उसका अदब और कल्चर और वो पढ़ा। तो वहां जो बंदा पैदा हुआ, अरस्तु का नाम आपने लिया, उसने कहा कि जो हम तख्लीक करते हैं वो असल की नकल होती है, जैसा आपने मेंशन किया। ये जो असल चीज है, मसलन ये सोफा है, तो ये असल सोफा कायनात में कहीं पर मौजूद है। ये जो बनाया ये उसको उसका अक्स है। और दुनिया में जितनी बातें हो चुकी हैं वो पहले भी हो चुकी हैं और कोई बात नई नहीं है। मेरे मुर्शिद थे सैफुद्दीन सैफ, हजरत सैफ, तो उन्होंने एक शेर है कि सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं। क्या बात। तो मुझे ये एजाज हासिल है कि मैंने सैफुद्दीन सैफ, मुनीर नियाजी, फैज अहमद फैज, अशफाक अहमद साहब, बानो कुदसिया, जहीर कश्मीरी साहब, एहसान दानिश, इन बुजुर्गों के साथ बड़ा टाइम गुजारा, बड़ा कुछ सीखा इनसे। और लेकिन एक बात का मैंने ये ख्याल रखा है कि इन बुजुर्गों की शायरी का असर मेरी शायरी पर ना। सैफ साहिब तो बिल्कुल वो गजल के मुस्तनिद शायर थे, रवायती गजल के, लेकिन मैंने उनका असर नहीं लिया, मुनीर नियाजी का असर नहीं लिया, किसी का असर नहीं लिया। और ये जो आपने जो वर्ड कॉइनिंग की बात की है, तो ये उसकी अता है, ये उसकी मेहरबानी है। खन्ना साहब की बात की तरफ आता हूँ। उन्होंने जो नेचुरल एलिमेंट है पोएट्री में उसका जो जिक्र किया, तो ये एक जो किताब है मेरी घर याद आया, इसमें ज्यादातर जो पोएट्री है वो उस घर के बारे में है जहां मेरा जन्म हुआ, जहां मैं पैदा हुआ, पला बढ़ा। और एक बात ये कि अगर आप ये देख सकते हैं तो ये जो खिड़की नजर आ रही है, इसके तरफ एक टेबल रखा हुआ है जिस पर मैं रोज दाना डालता हूँ। और चिड़िया आती हैं, ब्लू बर्ड्स आते हैं, कार्डिनल्स आते हैं और सुरख रंग के परिंदे आते हैं। तो अगर दाना खत्म हुआ हो तो परिंदे आके नॉक करते हैं शीशे पर। क्या कह दाना खत्म हुआ है, दाना डालो, डालो जी। तो अगर आप तो एक नेचर के हवाले से और परिंदों के हवाले से मैं आपको दो चीजें सुनाना चाहता हूँ। जी प्लीज। जी अता की। पहली बात तो ये कि चिड़िया ये साथी हैं, अभी भी वो चीख रहा था, ब्लू बर्ड जो है ना, वो ब्लू जे उसका नाम है, ब्लू कलर का ब्लू जे। तो वो अभी बता रहा था कि दाना नहीं है, तो मैं भी उठ के बताऊंगा, उसको दूंगा दाना बाकी को भी। तो खिड़की में चिड़िया आती हैं। क्या कह रहे जी। खिड़की में चिड़िया आती, चिड़िया आती हैं और नन्ही मुन्नी चोंचों में नए दिन की रोशनी लाती हैं, किस चैन से बात करती हैं, क्या गीत सुहाने गाती हैं। वाह क्या सूरज की किरणों से जब जब कमरा रोशन हो जाता है, आंखों में सपनों का सागर धीरे धीरे सो जाता है। वाह क्या चिड़ियों कैसे आई हो, किस हस्ती बस्ती नगरी से सुख का संदेशा लाई हो। वाह। चिड़िया कहती हैं जागो भी, बर्फीली रात तमाम हुई,
उजला रोशन दिन निकला है, शबनम के कतरों ने देखो फूलों को कैसे धोया है। क्या निखरा निखरा सब्जा है, क्या फरहत बख्श हवाएं हैं, वो देखो ब्लू जे आया है। और हाइबिस्किस के फूलों ने बुलबुल को गीत सुनाया है। एक आंगन में तुम गुम हो ख्वाबों के बन में, यूं लंबी तान के सोए हो जैसे हम सबसे रूठे हो। देखो जब हम उड़ जाएंगे तो फिर वापस नहीं आए। ये आखिरी बंद में आता हूँ कि चिड़िया कहती हैं जागो भी, बर्फीली रात तमाम हुई, उजला रोशन दिन निकला है, शबनम के कतरों ने देखो फूलों को कैसे धोया है। क्या निखरा निखरा सब्जा है, क्या फरहत बख्श हवाएं हैं, वो देखो ब्लू जे आया है। और हाइबिस्किस के फूलों को बुलबुल ने गीत सुनाया है। एक मेला सा है आंगन में, तुम गुम हो ख्वाबों के बन में, यूं लंबी तान के सोए हो जैसे हम सबसे रूठे हो। देखो उड़ जाएंगे तो फिर वापस नहीं आएंगे। और ये एंड का 3 मिसरे हैं कि मैं बिस्तर से उठ जाता हूँ, थाली दाना ला, मैं बिस्तर से उठ थाली में दाना लाता हूँ और चिड़िया चुप हो जाती। वाह वाह वाह, क्या कह रहे, क्या कह रहे, क्या कह रहे, बहुत खूब, बहुत खूब। तो अभी हम सुन रहे थे आपकी जुबानी पाकिस्तान में जो आपके हम असर रहे, आपके करीब रहे शायर, दानश्वर, अदीब, उनके बारे में बात करते हैं वहीं से, और फिर अदब की तरफ भी आते हैं कि आप पाकिस्तान में रहते हुए किन अदबी तंजीमों के साथ वाबस्ता रहे, किन के साथ काम किया आपने, और जो शायर अभी आपने जिक्र किया कि सैफुद्दीन सैफ साहब आपके बहुत करीब है, उनके अलावा किन शायरों से आपकी ज्यादा निस्बत रही, कुर्बत रही? मैं जब लाहौर में था और नौजवान था, ये बात यकीन नहीं आती कि कभी मैं भी नौजवान था। मैं यकीन करता हूँ, मैंने देखा है ना आपकी जवानी, खूबसूरती और रंगत और चलना फिरना, आपकी नजाकतें, ये सारा मैंने देखा है, जवानी मैंने देखी इतना। थैंक यू। आपकी स्पिरिट जो है ना सर, वो अब भी जवान है, आपकी सोच बिल्कुल। बहुत ताजा है, बहुत ताजा है, नौजवानों से कहीं ज्यादा ताजा है। जी प्लीज। थैंक यू। तो उस वक्त ये था कि पाक टी हाउस जिंदा होता बिंदा, और उस वक्त जितने नौजवान शायर थे या सीनियर शायर थे, उन सबको पाक टी हाउस ग्रेजुएट करना पड़ता था। वो 4 साल का कोर्स होता था। क्या बात, वहां पे बैठना पड़ता था। वहां पे बैठना पड़ता था, अपनी चीजें हल्का अरबाब ज़ौक़ में और पंजाबी अदबी संगत में और राइटर्स गिल्ड में पेश करनी होती थी। और फिर उन आपकी नज़्मों गज़लों पर तनकीद होती थी, और असातिज़ा आपकी करेक्शन करते थे, आपको सिखाते थे। फिर निजी महफिलों में टी हाउस में बैठकर चाय के ऊपर जो है ना मोस्टली गुफ्तगू होती, वो प्राइवेटली भी बताते थे असातिज़ा के ऐसे नहीं ऐसे मिसरा होना चाहिए, लफ्ज ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, इस लफ्ज को यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए, जिसको कहते हैं अल्फाज का दरोबस्त। और आपने जो सनाए बदाए का जिक्र किया, बदाए को तो कोई जानता ही नहीं, सनाए भी अगर दो सनतों का सिर्फ इस्तेमाल शायर अगर कर ले, एक सनत तजाद और एक सनत ताम, तो उसका काम वो अच्छे शेर कह सकता है। तो मैंने वो जनाब ग्रेजुएट किए हैं सारे अदारे, सारे जो इंस्टीट्यूट है, हल्का अरबाब ज़ौक़, पंजाबी अदबी संगत, बल्कि हल्का अरबाब ज़ौक़ की ब्रांच मैंने मॉडल टाउन में खोली, और मैं जॉइंट सेक्रेटरी था। और गुजारिश की बाबा जी सैफुद्दीन सैफ को कि वो सरपरस्ती करें, वो सेक्रेटरी हों। तो आपको पता है कि मॉडल टाउन में फैज साहब रहते थे, मुनीर नियाजी साहब साथ ही रहते थे, हजरत अशफाक अहमद, आंटी बानो कुदसिया और सजाद हैदर साहब, और ये सारे लोग वहां रहते थे। ये सब आते थे मेरे
अजलास में। इजलास में क्या तो कहना इन जो है ना मेरा ताल्लुक हो गया, उठना बैठना, इनकी शफकत मुयसर आ गई, फैज साहब की शफकत मुयसर आ गई। उन्होंने खुद कहा कि आया करो मुझे, शाम को मुझे मिलने आया करो। और सैफ साहब ने जब पहली मुलाकात हुई तो सैफ साहब के जो है ना घर मुबारक अहमद मुझे 3 दिन से 4 दिन से मेरी मोटरसाइकिल पर मैं और वो घूम रहे थे मॉडल टाउन में, हमें पता चला कि सैफ साहब कहीं रहते हैं। बड़े बहुत बड़े कदबुत के आदमी थे। करतार सिंह फिल्म उनकी मॉन्यूमेंटल है, उमराव जानदा, अंजुमन तहजीब, ये सारी कालू मकरानी, ये आए 7 लाख, आए मौसम रंगीले सुहाने तो छुट्टी लेके आचा बाला। तो एक गाने ज्यादातर 90% फेमस गाने जो पाकिस्तानी फिल्मों के हैं वो सैफुद्दीन सैफ साहब के लिखे हैं। मेरा ये एहसास है कि पहली मुलाकात हमारी कोई 10-12 घंटे की जारी रही, जिसमें मैंने उनसे इल्मी की। तो उसके बाद उन्होंने कहा पुत्र कल फिर आए, और उसके बाद उन्होंने बना लिया। और ये महफिलों में ऐलान हुआ कि भाई सैफुद्दीन सैफ जैसे आदमी ने अफजाल फिरदौस को बेटा बना लिया। क्या बात। तो ये मेरे लिए बड़े एजाज की बात थी। इसी तरह मैंने अशफाक साहब से बहुत कुछ सीखा है। मुनीर न्याजी साहब के साथ मेरा बड़ा टाइम गुजरा है। वो जो मोटरसाइकिल का जमाना था ना, उस वक्त तो मोटरसाइकिल होना भी बड़ी बात थी, बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। जी तो सही है। मोटरसाइकिल थी। तो मुनीर न्याजी साहब के साथ मेरा बड़ा मेल जोल था। तो वो मुझे अक्सर कहते थे, उनके पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी, कुछ भी नहीं था उनके पास, हम सारे सिवाय घर जो हुकूमत ने 2 कनाल का ना टाउनशिप नया शुरू लाहौर का टाउनशिप, तो हुकूमत ने उनको कनाल जगह दे दी जो जमीन से नीचे थी कोई 6-7 फुट। तो उसको 4 दीवारी करा ली। इत्तेफाक से आर्किटेक्ट उनको ऐसा मिला जो यूरोप से कोई कोर्स करके गया था, पढ़ाई करके गया था। और उसने कहा कि न्याजी साहब ये जमीन गहरी है, तो इसका फायदा ये उठाते हैं कि मैं एक नीचे की मंजिल बना देता हूँ और जो रोड लेवल है उस पर आपका जो ना वो ड्राइंग रूम और दूसरा हिस्सा बना देता हूँ। बेडरूम और किचन जो है वो उसने नीचे कर दिया, नीचे के लेवल पर, जिसमें सीढ़ियां मेन घर में दाखिल सीढ़ियां उतर के जाना पड़ता था। फिर उसमें जो कमरा था और किचन था और टॉयलेट थी, उसकी खिड़की थी, दरवाजा नहीं था। और उस खिड़की से झुककर अंदर बाहर आते जाते रहे, और उनके अहबाब, उनके मिलने जुलने वाले जो है वो भी झुककर अंदर आते जाते रहे। तो अक्सर ये होता था कि मैं गया तो उन्होंने कहा अफजाल परसों मैं अपना टीवी दी बोर्ड दी मीटिंग ते जाना है, ते मैनू जड़ा ना 10 बजे आके ते ले जा। तो मैं उनको साइकिल पे बिठा के ले जाता था और उनके जहां जहां काम करने होते थे। एक बात यह है कि वो घर मुझे दिखा रहे थे, पहली दफा गया तो घर तो तकरीबन 5 मरले में आर्किटेक्ट ने बना दिया, बाकी 15 मरले थे वो पीछे से खाली पड़ा हुआ था, उजाड़ बियाबान जमीन थी। तो मैंने खान साहब से कहा कि यहाँ पर अगर आप मेरी एक गुजारिश माने तो यहाँ पर ऊंचे कद वाले दरख्त लगाएं, जैसे चीड़ के। तो कहने लगे क्यों? मैंने कहा वो इसलिए कि हो सकता है कि महाजर परिंदे आते जाते परिंदे जो है वो यहाँ रुक जाया करें। तो उन्होंने वाकया ही वो कादावर दरख्त जो है वो वहां पर लगाए। और चंद साल के बाद जब मैं गया उनसे मिलने के लिए पाकिस्तान, तो देखा कि वो कोई दरख्त 80 फुट का है, कोई 100 फुट का है। उस वक्त जो है ना मैंने एक गजल कही, उसके 2 शेर सुनाता हूँ। दूसरा शेर मुनीर साहब के बैकयार्ड से मुतल्लिक है। पहला शेर ये है कि जो अश्क छुपाए फिरते हो उन अश्कों को बह जाने दो। वाह, क्या कहते? जो छुपाए फिरते हो उन अश्कों को बह जाने दो, खिल जाएं शायद फूल कहीं या भर जाएं पैमाने दो। वाह, क्या कहने? खिल शायद फूल कहीं या भर जाएं पैमाने दो, और शायद भूले भटके पंछी कभी दम लेने को रुक जाएं। वाह, क्या कहने? शायद भूले भटके पंछी कभी दम लेने को रुक जाएं, मुझे घर के पिछले आंगन में कदावर पेड़ लगाने दो।
वाह क्या वाह, बात है। क्या कहने, क्या कहने, खूबसूरत। क्या कहने, क्या तो कहने। मुझे ये एहसास हासिल है कि मैं इन इन बुजुर्गों के साथ, इन सीनियर दोस्तों के साथ बहुत उठा बैठा हूँ, बड़ा टाइम गुजारा है। जी, अब आते हैं खालिस अदबी गुफ्तगू की तरफ कि आपकी नज़र में अदब है क्या। जब से इंसान पैदा हुआ है किसी न किसी शक्ल में लिटरेचर मौजूद रहा है। ये है क्या चीज जो जिसकी गिरफ्त में इंसान रहता है। अदब, देखिए मैंने जो इंटरेस्ट बताया अपना, वो है पुरानी तहजीबें जो कि 7,000 से 9,000 साल तक पुरानी है। हर तहजीब वाले मसलन सुमेर वाले कहते हैं हम सबसे पुराने हैं। मेसोपोटामिया उसका ग्रीक्स ने, जो दजला और फरात के दरमियान की है ना, इस मेसोपोटामिया का मतलब है दजला और फरात। उसके बाद जो है गंज दरे ईरान में एक जगह है जहां साइमल्टेनियसली तहजीब। इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, दरअसल वो हड़प्पा सिविलाइजेशन है। जी जी इसी तरह से चाइना की सिविलाइजेशन। तो ये मतलब जितनी तहजीबें हैं, देखा जाए सबसे पुराना लिटरेचर जो मंजरे आम पर आया वो मेसोपोटामिया की तहजीब का था, सुमेर की तहजीब। आज से कोई 7,000 साल पहले हजरत बाबा जी हमारे जो फादर अब्राहम, उनके शहर जब खुदाई की गई तो वहां से बहुत सारी चीजें निकली जिनको मैंने देखा है, खुद देखा है। और उनमें तख्तियां हैं जिन पर अदब तख्लीक है, और एक नज्म भी है जो कि 7,000 साल पुरानी है। फिर मेसोपोटामिया का जो इलाका, नैनवा का जो शहर था, जी जी वहां तो उसके बादशाह थे अशूर बनी नसर और अशूर बनी पाल। तो अशूर बनी नसर की जो लाइब्रेरी डिस्कवर हुई 1927 में, उसमें से 22,000 क्ले टैबलेट्स जो है ना, मिट्टी की तख्तियां डिस्कवर हुई, जिनमें एक के ऊपर एपिक ऑफ गिलगमेश लिखा है, जो लिटरेचर है, जो पोएट्री है। तो बात यह है कि आपका सवाल के मुताबिक कि ये अदब जो है इंसान के डीएनए में है। इंसान जो है हाँ, अपने ख्यालात का, अपने लतीफ ख्यालात का, अपने बिल्कुल सबलाइम ख्यालात का इजहार करने के लिए जो भी फॉर्मेट वो यूज करे, चाहे शायरी यूज करे, शायरी का मीडियम यूज करे, लिखने का, नसर लिखने का करे, वो अदब। जी जी बिल्कुल यही मैं कह रहा था कि अदब की दो अकसाम है, शेर और नसर। तो अब आते हैं शेर की तरफ। शेर के बारे में आपका क्या ख्याल है, कैसे वजूद में आया, इसका नजरिया क्या है। शेर का देखिए, जो उर्दू शायरी का कॉन्सेप्ट है उसमें बुजुर्गों ने ये कहा है कि शेर ऐसे दो मौजू मिसरों का नाम है जो जिनको सुनकर आपके दिल पर बराह रास्त असर। असर हो, क्या कहते तो ये आप पहले से भी कहा कि असर आफरीनी होनी चाहिए। तो पहले बात तो ये है कि तब मौजू, असातिज़ा कहते हैं कि तब मौजू होना जरूरी है शायर के लिए, हैं। कि उसको मिसरे घड़ने आते हो, मिसरे कहने आते हो, जी जी कि बिल्कुल। अल्फाज का कहाँ होना चाहिए, असलूब क्या होना चाहिए, सन्नतें कौन सी इस्तेमाल होनी चाहिए, और ये सारा कुछ इसकी बैकग्राउंड में होना चाहिए। मैंने जब ये सिलसिला शुरू, तो 8वीं जमात से मैंने जब पढ़ना शुरू किया, तो बीए तक आते आते मैंने पाकिस्तान का उर्दू अदब, पंजाबी अदब, सिंधी शिंदी ये वो और दुनिया के मेजर अदब जो थे वो सारे पढ़ लिए थे बीए जी तक। क्या कहना। और वो मेरी सारी फाउंडेशन थी, सारी की सारी मेरी फाउंडेशन बीए तक बन गई थी। तो क्या ये सीखने का अमल है, ये बचपन से जारी होना चाहिए और पढ़ना चाहिए, और असातिज़ा के साथ जो है ना बैठना चाहिए, उनसे गुफ्तगू करनी चाहिए। सीखना इंसान के अपने ऊपर होता है। और क्या जैसे किसी ने कहा कि बात यह है कि आदमी साहिब या तो शायर है, या तो शायर होता है या नहीं होता, इस तरह का कुछ शेर है। तो जो जी शायर वो जमांदरू होता है, पैदाइशी होता है।
बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। अरे मैं अब हम आखिरी सेशन में दाखिल हो चुके हैं और मैं कुछ अकलीती कम्युनिटी के बारे में एक सवाल करना चाहता हूँ कि हमारे बड़े शरीर में, बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ हमारी अकलीती कम्युनिटी है, मसीही कम्युनिटी है, जो शेर और अदब से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ कि उनका माजी तो सब लोग जानते हैं, हाल भी जानते हैं, मुस्तकबिल क्या होगा? अच्छा, बात यह है कि जहां तक हम रवायती अदब की या क्लासिक अदब की बात करते हैं, तो देखें कि जो जो एक स्टैंडर्ड लेवल है ना, एक कसौटी जो है, उस पे सिर्फ 2 शायर क्रिश्चियन पूरे उतरे हैं, जिनको के स्ट्रीम लिटरेचर में रिकॉग्नाइज किया गया। एक का नाम था जनाब प्यारेलाल शाकर मेरठी और एक थे रज़ा चुगताई साहब जी। और उसके बाद एक पूरा ग्रुप जो है ना, पार्टीशन के बाद वो आया, जिसमें दोस्त जालंधरी, फिरदौस सियालकोटी, मेरे वालिद अजीज हमदम साहब और KR ज़िया साहब, ये लोग थे। अब तो वो भी क्लासिक का दर्जा इख्तियार कर चुके हैं। तो ये जो करंट दौर चल रहा है, इसमें एक बहुत बड़ा मसला ये है कि जो मसीही शायर अदीब हैं, राइटर्स हैं, जो यूरोप में, अमेरिका में, वेस्ट में रहने वाले, इनका मेन स्ट्रीम से राब्ता बहुत कम है। जी जी, बहुत कम है। आपके अलावा गिनती के 2-3 और आदमी होंगे, नईम भाई साहब हो गए या और कोई 1-2 दोस्त होंगे जो मेन स्ट्रीम में भी शामिल हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं वो कौन से बाहर नहीं निकलते, चाहे वो इंग्लैंड में रह रहे हों, चाहे पाकिस्तान में, चाहे इंडिया में, चाहे यहाँ पर अमेरिका में। तो ये बहुत बड़ा मसला है। तो इनका मुस्तकबिल जो है ना, वो कोई इतना ताबनाक तो नहीं है बतौर सेल्फ स्टैंडिंग। देखिए, मैं सेल्फ स्टैंडिंग हूँ, आप सेल्फ स्टैंडिंग। तो अगर ये लोग मेन स्ट्रीम में नहीं जाएंगे तो उस वक्त तक इनकी शनाख्त नहीं बनेगी। और जहां तक देखे ना, पाकिस्तानी सारे शायर होंगे पाकिस्तान में, इंडिया में क्रिश्चियन जो है शायद 1,24,000 हो, तो लेकिन तो जानता नहीं है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया। तो क्या मैं यहाँ पे आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, टोक रहा हूँ, तो क्या इसकी वजह जो है वो ग्रोहबंदियां हैं या आपस में नाचाकियां और एक दूसरे की टांग खींचना, ये वजूहत है? ये सारा कुछ है। सारा कुछ है। जी, जी, जी। फिर ये बात ये है कि जो मेन स्ट्रीम है उसमें भी ग्रोहबंदी है, उसमें भी टांग। और मेन, जब हम मेन स्ट्रीम कहते हैं तो उसमें क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सारे आ जाते हैं। तो देखिए, शाद जो हैं वो मेन स्ट्रीम के शायर हैं, वो सिख हैं, सबको पता है, लेकिन वो सारे इंटरनेशनल मुशायरों में जो है ना वो बुलाए जाते हैं। राजेश जो हैं वो भी हिंदू हैं, वो भी बुलाए जाते हैं। मैं अफसाल फिरदौस क्रिश्चियन हूँ, पादरी हूँ, सबको पता है। तो अभी अपनी जगह पर कंट्रीब्यूशन है। तो ग्रोहबंदियां तो सब हैं, अपना कम्युनिटी लेवल पर भी और मेन स्ट्रीम में, लेकिन से निकल कर अपने आप को बनवाना होता है। अगर 100 की रिक्वायरमेंट है तो आपको 125 से रोकना पड़ता है। जी जी जी, मैं आखिरी 2 सवाल हैं, लेकिन उससे पहले खन्ना जी से गुजारिश करूंगा वो कुछ कहना चाहें। हाँ जी, आजकल के ज़माने में ना जो लोग क्रिएटिव राइटिंग वगैरह पढ़ाते सिखाते हैं, वो कहते हैं कि किसी भी तहरीर को पढ़ने के लिए 3 चीज़ें होती हैं। रीड द लाइन्स, जो आम तौर पे हैं लोग पढ़ते हैं। रीड बिटवीन द लाइन्स, के उसके अंदर छुपी हुई चीज़ देखें। और फिर तीसरी का लोग ज़िक्र करते हैं, रीड बियॉन्ड द लाइन्स। कि अफ़ज़ाल साहब की शायरी जो है ना, मैंने पहले भी प्रोग्राम के शुरू में कहा था, मेरी बदनसीबी है कि मेरा उनसे राब्ता नहीं है, मैं उनकी शायरी नहीं सुन सका। लेकिन आज जो मुख्तसर सा मैंने सुना, ये बियॉन्ड द लाइन काम है।
जो बंदा बियॉन्ड द लाइन नहीं ना देख सकता, वाह, उनके लिए इनकी शायरी को समझना वो सही अप्रिशिएट भी वही कर सकता है। जी, जो गहराई से सोचता है वो बंदा ही जो है वो इनकी शायरी को असल में समझ सकता है। इन्होंने गौतम बुद्धा के वो जो उसको इनलाइटमेंट हुई उसको इतनी सादगी से बयान कर दिया है कि हैरत होती है। मैं तो इस पीपल के पेड़ के नीचे, वो अब मुझे मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, सिर्फ सस्ताने आया हूँ। अब वाह, जो बंदा रीड रीड बिटवीन द लाइन नहीं कर सकता या बियॉन्ड द लाइन नहीं कर सकता, उसके लिए ये एक आम सा शेर है। लेकिन एक पढ़े लिखे बंदा समझ सकता है कि यार गौतम बुद्धा सारे थक थका के दुनिया की खोज लगा लगा के उस पेड़ के नीचे आया था, और वहां पे फिर उसको जाके जो था वो निर्वाण मिला था। इनकी शायरी को समझने के लिए भी समझदार होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये आम शायरी नहीं है। थैंक जी, यू। आम आम बंदों के लिए भी है, उसकी खूबसूरती ये बिल्कुल, है, उसमें रवानी है, ये सारा कुछ है, नेचुरलनेस है। मुझे जो बहुत सारी खूबसूरत चीजें हैं, लेकिन फितरत के साथ इनका जो पर्सनल कनेक्शन है ना, खास तौर पे मुझे वो शेर बड़ा अच्छा लगा जो परिंदों ने कहा कि भी हम फिर उड़ जाएंगे। वाह, और उधर इन्होंने जो एक वो अलामत यूज की है कि परिंदे अपनी चोंच में रोशनी लेके आते हैं। क्या ये कहते अलामत बहुत बड़ी है, बहुत सादा है, बहुत आसान है और इंतहाई खूबसूरत है कि जो अदबी अलामत को समझते हैं वो जानते हैं कि परिंदे जो हैं वो नेचर के साथ जिंदा रहते हैं। और इन्होंने एक वो छोटी सी नज़म में इंसान की फितरत बता दी है कि वो तरक्की याफ्ता है, वो सोया हुआ है, उसको फिक्र नहीं है, लेकिन फितरत के साथ परिंदे जी रहे हैं। क्या और कहते वो दस्तक खिड़की पे नहीं, असल वो दिल पे होती है। और डेफिनेटली अफजाल साहब के तो दिल पे ही होती है कि वो फिर हैं? वो खाना लेके उनके पास पहुंच जाते हैं। तो फितरत के साथ कनेक्शन, और फितरत असल में इनके अंदर भी जिंदा है, जो नेचुरलनेस है, तो वो वाह, इनकी शायरी को जो है ना और भी खूबसूरत कर देती है। और लेकिन फिर मैं वही कहूंगा, बहुत रवानी है, बहुत सादगी है, लेकिन ये मामूली सी बात में इतना गैर मामूली मैसेज दे देते हैं कि उसके लिए इंसान को रीड बियॉन्ड द लाइन करना पड़ता है। क्या, बिल्कुल सही। आपने थैंक मुझे फरमाया कि जॉन कीट्स ने कहा था कि लाइन जब पढ़ते हैं तो पहली दफा पढ़ने से कुछ नहीं हासिल होता, दूसरी दफा पढ़े तो एक और परत खुलती है, तीसरी दफा पढ़े तो परतें खुलती जाती हैं, चौथी दफा पढ़े तो आदमी, इसी तरह इनका कलाम जो है वो आम से मकबूल है और मकबूल से आला है। और जब आला अदब हो तो वो अफाकियत की सफ में शामिल हो जाता है, वो बिल्कुल लाजवाल हो जाता है, वो आने वाली नस्लों के लिए मशले राह होता है। तो मैं आगे चलता हूँ क्योंकि वक्त की घड़ी पे भी मेरी नजर है। तो आप मोहब्बत भी आपकी शायरी में बहुत पाई जाती है। तो क्या ये मोहब्बत बार बार होती है या इंसान को एक ही बार होती है बस मोहब्बत? बात यह है कि मोहब्बत और जुकाम का कोई पता ही नहीं होता। बिल्कुल क्या सही, बात है। बार बार होती है, बिल्कुल सही। वो डॉक्टर वजीर आगा का क्या, एक फिक्रा है क्या कि कह रहे दुनिया की, हैं? डॉक्टर वजीर आगा का एक फिक्रा है कि दुनिया की संजीदादार बातें मजाक मजाक में कह दी गई हैं, आपने वो काम कर दिया आज। जी, जी। जी सर, बात जारी रखें। बात यह है कि मुझे तो सारा वक्त मोहब्बत ऐसे हुई रहती, काम हुआ है। जी, आजकल जी, भी है। बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल है। ये तो मोहब्बत तो मोहब्बत एक, हर बार होती है। मेरी किसी किताब में, पता नहीं कौन सी किताब में, मोहब्बत अमर है के नाम से एक नज्म है जिसमें मैंने ये कहा है कि मोहब्बत उस दरख्त की तरह है जो सूख जाता है, सड़ जाता है, मर जाता है, लेकिन अपना बीज जमीन में छोड़ देता है। छोड़ और देता है। ये होता है कि बारिश होती है, मौसम बदलता है, तो वो बीज जो है वो फिर उसमें से कौंपल निकल आती है। जी, तो क्या कह मोहब्बत है कि उम्र के किसी भी हिस्से में मोहब्बत हो सकती है। अब आप मुझसे ये पूछे कि आपने कितनी मोहब्बतें की, तो उस मुझसे किसी ने पूछा था फैसलाबाद आर्ट्स रहे हैं। काउंसिल साथ जी, शाम थी,
तो मैंने कहा कि बंदा कमीना लगता है, गिनने लगा करता है। इतनी बार होती जैसे, जी जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। ये तो दुरुस्त है कि मोहब्बत तो हर चीज से हो जाती है, फूलों को देखें, दरख्तों को देखें, अच्छी चीज को देखें, अच्छे चेहरे को देखें, हाँ। मौसमों को देखें, तो उनसे मोहब्बत होती है, तो बार बार होती है। आखिर जी, आखिर में ना मैं एक नज्म सुनाना चाहता हूँ, जो मेरी किताब है ना, घर याद आया, इसमें से नज्म का उन्वान है जी, घर याद। क्या क्योंकि कह आपके तारों को दोनों ने आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, खन्ना साहब ने भी, आपने भी, और आपने मेरे दिल के तारों को छेड़ा। आपसे पहले ये काम सिर्फ वो इस्लामाबाद की लड़की है ना, फराह हुसैन, शायद फराह हुसैन ही नाम है उसका, उसने मेरा जी, इंटरव्यू बड़ी मेहनत करके मेरा गूगल किया, सारा कुछ गूगल पर देखा, मेरी किताबें पढ़ी, रेफरेंस लिए, सारे कुछ, उसके बाद मैंने आज का इंटरव्यू एंजॉय किया है आप लोगों का। क्या, बहुत शुक्रिया, बहुत आप बड़ी लोग मेहरबानी नवाजिश। सर। या तो नज्म सुने, घर याद आया। जी जी, फिर अता कीजिए। फिर दूर बहुत हो और बाहर आई, वाह, वाह फिर तुम दूर बहुत हो और बाहर आई है, सो मैंने एक गीत हवा में छोड़ दिया है, सुनकर वापस कर देना या रख वाह लेना, वाह, क्या कह रहे, सुनकर क्या कह रहे, या रख लेना, सफर में गीत का मूड बदल नहीं जाए। क्या कह देखो तुमसे पहले किसी ने मेरे गीत गुमा डाले थे, सो तुम गीत संभाल ना पाओ तो मेरे घर जाकर हाइबिस्किस में रहने वाली बुलबुल को दे देना, जी, क्या कह रहे, कोयल कोयल को मत देना, वो वाह, आती और धरेक के पास ना जाना, कटफोड़ा डर जाएगा, ओह, आह, और बरगद बाबा से कहना अगले साल में लौट आऊंगा। वाह, वाह वाह क्या कह रहे, क्या कह तो तुम गीत संभाल ना पाओ तो मेरे घर जाकर हाइबिस्किस में रहने वाली बुलबुल को दे देना, कोयल को मत देना, वो आती जाती रहती है, और धरेक के पास ना जाना, कटफोड़ा डर जाएगा, और बरगद बाबा से कहना अगले साल मैं लौट आऊंगा, मोतिये के फूलों को छूना और चमेली के नजदीक न जाना, वाह, क्या कह, वाह क्या कह, मोतिये के फूलों को छूना और चमेली के नजदीक न जाना। आखिरी बंद है, सुनो मेरे घर के आंगन में रात तिलिस्माती होती है, चांद हवा साए और जुगनू जादू सा कर देते हैं, उनके जादू में मत आना, रात से पहले उस घर से वापस आ जाना, गीत ना वापस लाना। वाह, वाह क्या आह, बात। क्या कह, क्या कह। अच्छा, मैं, ये शायरी आपके 6 मजमूए हैं, किताबी सूरत में, ये लाइब्रेरियों में महफूज रहेंगे और आने वाली नस्लों के लिए रहनुमाई फराहम करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, आज के जदीद दौर में सोशल मीडिया, गूगल और फेसबुक और जूम वगैरह के दौर में किताब का क्या मुस्तकबिल है? किताब का मुस्तकबिल पाकिस्तान और हिंदुस्तान में तो ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन यूरोप, अमेरिका और वेस्ट में अभी तक लोग किताब पढ़ते हैं, और मोटी मोटी ज़ख़ीम किताबें और जी नावल पढ़ते हैं। जी, इसलिए बिल्कुल सही। यहाँ पर फासले बहुत ज्यादा हैं। मसलन ट्रेन में सफर कर रहे हैं, मिलान से वेनस जा रहे रोम, हैं, जी बिल्कुल, रोम जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो वो जितने घंटे का सफर होता है ना, उस हिसाब से उतनी मोटी किताब रख लेते हैं अपने पास, क्या है, दुरुस्त है, बिल्कुल और ऐसा सही ही है। सही कहा। वो किताब पढ़ते रहते हैं। वेस्ट में अभी तक किताब पढ़ते हैं, प्रिंट होती है, पढ़ते हैं। ये क्राइसिस सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में पैदा हुआ है किताब का, कि उसमें सहूलत ये हो गई है कि किंडल बुक्स हैं, ऑनलाइन बुक्स हैं, ऑडियो बुक्स हैं, आप वो जी सुन। मैंने जवानी में जो है ना, जब रशियन लिटरेचर और सारा लिटरेचर पढ़ने का दौर था, खासतौर पर फैशन था रशियन लिटरेचर पढ़ने का, तो उस वक्त जो मैंने टॉल्स्टॉय की कहानियां पढ़ी या चेखोव जी, के, चेक हो, जी, वो अब मैंने 40 साल के बाद ऑडियो बुक्स पर सुनी है, और क्या मुझे है, बड़ा उसका फायदा ये है कि आप फोन पर लगाकर या लैपटॉप लगाकर सरहाने रख सकते हैं और खुद रिलैक्स कर सकते हैं। नींद जी दराज जी, हो, बिल्कुल
सकते हैं जी, और आप वो बुक सकते हैं। तो मैंने अब ये किया है कि मैं आंखों की वजह से, उम्र की वजह से किताबें तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन ऑडियो बुक जरूर सुनता हूँ। तो अगर आपके इसमें सीखने की, जानने की और खुशी हासिल करने, किताबें एक ऐसी चीज हैं जिनसे इंसान को रूहानी खुशी हासिल होती है। वो आप या में पढ़े, फेसबुक पे पढ़े, किंडल बुक्स में पढ़े या ऑडियो बुक्स में सुने, बात एक। बात है कि क्या कहना। अच्छा, आखिर में आप साकवा समवा के नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहेंगे? साकवा समा के नाजरीन को और सामने को मेरा पैगाम ये है कि वो आपके लिए, खन्ना साहब के लिए, नसीर मलक के लिए और शाहिद नजीर गुज्जर साहब और आपके दोस्त जो इटली में हैं, जो इंग्लैंड में हैं, इस सेहत और सलामती के लिए दुआ किया करें, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं वो बड़ा जरूरी है, बहुत अच्छा है। और इस काम को जारी रखने के लिए आप लोगों का सेहतमंद और जिंदा रहना बड़ा जरूरी है। मेरी दिली दुआ है कि खुदा आपको उम्र जो है ना, उम्र खिज़र अता करे सबको, आपको भी, आपके को खन्ना साहब को, दूसरे दोस्तों को भी, और आप ये काम इसी तरह से करते रहे। ये किताब मैंने फिर फाइल खोली है, तो जो सफा आ गया वो 2-3 शेर में आपकी नजर करना चाहता बिल्कुल, मैं हाजिर। हूँ। कहानी खत्म होती जा रही है, हाँ, वाह। कहानी खत्म होती जा रही है, जवानी खत्म होती जा रही है, हवेली हो रही है रेजा रेजा, हाँ, निशानी खत्म होती जा रही है, वाह, क्या नई बात। तहजीब पैदा हो रही है, नई तहजीब पैदा हो रही है, पुरानी खत्म होती जा रही है, ये दरिया खुश्क हो जाएंगे एक दिन, ये दरिया खुश्क हो जाएंगे एक दिन, रूहानी खत्म होती खत्म जा होती रही जा है। रही है। मैं बहुत खूबसूरत। आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और अभी तक मैं आपका बहुत ममनून हूँ कि मैंने शेर लिखना और सुनाए बधाए का इस्तेमाल आपसे सीखा। आप मेरे उस्तादों में शामिल हैं, ये मैं हर जगह इसका इकरार करता हूँ। तो आपकी मोहब्बत का, आपकी वक्त का, आपकी दिल फरेब और दिलकश बातों का और पुरमानी पुरमगज बातों का नहायत ममनून हूँ। खन्ना साहब से कोई खन्ना साहब अगर कोई बात करना चाहते हैं इजाजत लेने से पहले। साकवा और समवा के नाजरीन को हम बताना चाहते हैं कि हम अपने जो शोरा कराम हैं, अदीब हैं, उनके काम को, उनकी गुफ्तगू को, उनकी जो ज़ाती बातें हैं, उसको महफूज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उनकी पजीराई को। प्रोग्राम को देखिए और अपने कमेंट्स कीजिए और हमें अपनी आरा से नवाजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हम उन दोस्तों का भी शुक्रिया करते हैं जो तकनीकी वजह से शामिल नहीं हो सके, और हाशमी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने वक्त निकाला और अपने ख्यालात का इजहार किया। आखिर में फिर दिल की गहराइयों से जनाब अफजाल फरदौस, जो इस वक्त इस शहर के बहुत बड़े शायर हैं, दानश्वर हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, उनका शुक्रिया कि उन्होंने हमें वक्त दिया। तो सातवां समवा आपसे इजाजत चाहता है, दोबारा मुलाकात होगी एक और। जी, कुछ कहना चाहते? मुझे भी मौका दे कि मैं भी आपकी तारीफ करूं। आपने जी। जी। आप दोनों ने मेरे दिल के तार छेड़े हैं, और अगर मैंने अभी जाना ना होता, नेक्स्ट कमिटमेंट ना होती, तो मेरा दिल चाह रहा था कि अभी ये जारी रहे। इतना मजा आ रहा है आपसे बात जी जी, करने। बहुत बहुत खूबसूरत महफिल से भी। कहा कि इससे पहले सिर्फ एक इंटरव्यू मैंने एंजॉय किया था, फराह हुसैन का, इस्लामाबाद वाली का, जी और उसके आज जो है ना, मुझे बहुत मजा आया आप लोगों से बातें करके और आपकी बातें सुन के, और आपकी जो झूठी तारीफें मेरे बारे में है वो सुन के। ये तो करनी पड़ती है जी, ये ओरिजिनल ये फिक्रा एक रस्मी फिक्रा। ओरिजिनल बंदा जो है ना, उसकी तारीफ किए बगैर मन रह ही नहीं सकता। कोई भी आदमी जो ओरिजिनल और सही मकाम का बंदा है, उसको बताना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे नाजरीन
बहुत सारे लोग इस बात से नावाकिफ होते हैं, इसलिए ये चीजें किसी महफिल में बतानी बहुत जरूरी होती है। आप सबकी जी से याद आया कि मैं आपके नाजरीन को ये भी बता दूं कि जब वो छोटे थे तो मेरे दोस्त शुएब मंसूर का एक ड्रामा था अल्फा ब्रावो चार्ली, उसमें शायरी मेरी थी। क्या हाँ जी जी अच्छा सर, वो बहुत मशहूर ड्रामा था। जी हाँ जी, बहुत मशहूर, मैंने वो देखा है। एक तो ये कि अल्फा ब्रावो चार्ली में शायरी मेरी थी, दूसरे ये कि डॉक्टर जवाद जाफरी ने उन शायरों पर पीएचडी की है जिन्होंने उर्दू शायरी का लैंडस्केप चेंज किया है, उनमें से एक मैं भी हूँ। और तीसरी बात, जिस कॉलेज से मैं ग्रेजुएट ना हो सका, वहाँ उस कॉलेज में अब मेरी शायरी निसाब में पढ़ाई जाती है। वाह क्या वाह, बहुत वाह, जबरदस्त, ये बहुत जबरदस्त। ये मैं तो जानता था, लेकिन साकवा समूह के नाजरीन के लिए ये और अच्छी मालूमात है कि एक ऐसा आदमी हमारे दरमियान मौजूद है जिसके लिए हमें जितना भी जो कुछ भी किया जा सकता है वो करने की जरूरत है और करना चाहिए। इसी के साथ साकवा समूह के नाजरीन से हम इजाजत चाहते हैं। एक और मोतबर शख्सियत के साथ अगले हफ्ते फिर दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।